हाय फ्रेंड्स, अकाउंटिंग यूनिट 21 का पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक का जो न्यूमेरिकल है ये कंप्लीट किया था और आज के पार्ट 2 में हम आगे के न्यूमेरिकल्स और आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल आपका डेप्रिसिएशन के ऊपर। अवेंजन पब्लिशर्स बाय अ मशीन, एक मशीन खरीदी गई है 20,000 के द्वारा, मतलब 20,000 रुपए देख के एक मशीन खरीदी गई है। डेप्रिसिएशन जो है वो है 10%। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डेप्रिसिएशन मतलब टाइम के साथ चीजों की जो वैल्यू कम हो जाती है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो जो मशीन है 20,000 की जो खरीदी गई है 10% का इसका डेप्रिसिएशन होता है। फाइंड द डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद इस मशीन का डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितना होगा, मतलब 3 साल के बाद इसमें कितना डेप्रिसिएशन हो चुका होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब कितना डेप्रिसिएशन हुआ है हमें एक तो ये बताना है, और 3 साल के बाद मशीन की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एवरेज रेट क्या है। तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन है कि 3 साल के बाद मशीन की वैल्यू क्या होगी। जो मशीन अभी 20,000 की, तो 3 साल बाद शायद वो 15,000 14,000 कितने की होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। फिर कितने तक का डेप्रिसिएशन हुआ, तो डेप्रिसिएशन कितने का हुआ मतलब उसकी वैल्यू कितनी घट गई है, क्या 5,000 वैल्यू घट गई है, 4,000 कितनी घटी है। तीसरा है एवरेज डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, मतलब अगर हम एवरेज डेप्रिसिएशन ले तो एवरेज कितने तक का डेप्रिसिएशन मशीन में हो रहा है। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इसमें देने हैं। तो देखिए मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, वो है 20,000। डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, हो रहा है 10%। हमें बताना है कि 3 साल के बाद इसका वैल्यू कितना होगा। हमें इसकी फ्यूचर वैल्यू बतानी है। प्रेजेंट वैल्यू अभी हमें पता है आर मतलब किस रेट से इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। डेप्रिसिएशन होने से क्या इसका वैल्यू घट जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये माइनस में यहाँ पे आ जाएगा, और एन मतलब टाइम ड्यूरेशन हमें बताना है। अभी प्रेजेंट वैल्यू मशीन का कितना है, वो है 20,000। वन यहाँ पे हम लोग माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन से क्या होता है चीजों का वैल्यू घट जाता है, तो ये जो वैल्यू माइनस में यहाँ पे आ जाएगी। आर किस रेट से डेप्रिसिएशन हो रहा है, 10%, तो 10% का हम परसेंट हटा के 100 लगाएंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 0.1। एन हमें कितने टाइम बाद डेप्रिसिएशन बताना है, 3 साल बाद, तो 20,000 1 माइनस 0.1 का पावर 3। तो ये इक्वेशन से हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ मशीन यानी मशीन की वैल्यू 3 साल के बाद कितनी होगी वो हमें इससे पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 1 में से आपका 0.3 को माइनस करेंगे, तो अगर हम 1 में से 0.1 को माइनस करते तो ये आ जाएगा 0.9। तो 0.9 का हमें क्यूब कैलकुलेट करना है, तो इसको हम करेंगे 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, तो ये आ जाएगा 0.729, और 0.729 को हम लोग 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 20,000, ये वैल्यू आएगी 14,580। सो जो 14,580 हमें वैल्यू मिली है फ्रेंड्स, ये हमारी कौन सी वैल्यू है, ये हमारी मशीन की वैल्यू। जो मशीन अभी 20,000 की है उसकी फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स हो जाएगी 14,580। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुके हैं। सेकेंड है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितने का डेप्रिसिएशन हुआ। 20,000 की मशीन थी और उसकी वैल्यू रह गई 14,580, तो कितने का डेप्रिसिएशन हुआ, 20,000 माइनस 14,580। तो जो इसका डिफरेंस होगा उससे हमें पता लग जाएगा कि कितने का डेप्रिसिएशन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू थी 20,000, 3 साल के बाद इस मशीन की वैल्यू रह गई है 14,580, तो कितने तक का डेप्रिसिएशन हुआ है, 5,420 का डेप्रिसिएशन हुआ है। यानी इसकी जो वैल्यू है उसमें जो कमी आ गई है, जो डेप्रिसिएशन हो गया, एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो है 5,420। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही हो गया कि 5,420 का इसमें डेप्रिसिएशन हुआ है। तीसरा है एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है, एवरेज रेट कितना है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो एवरेज रेट कितने हमें 3 साल में बताना है कि 3 साल में एवरेज रेट डेप्रिसिएशन का क्या है। तो देखिए डेप्रिसिएशन हुआ कितना है, 5,420 का, और टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट था आपका 20,000, मतलब वैल्यू रह गई है 5,420। 3 सालों में जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो हुआ है 5,420 का, और टोटल वैल्यू कितनी है, 20,000 की है। इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि हम आंसर परसेंट में दे रहे हैं और 3 सालों के लिए हमें चाहिए, तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5,420 आपका 3 सालों का डेप्रिसिएशन हुआ है। तो अगर हमसे कोई बोलेगा कि 1 साल का बताइए कितना है, क्योंकि जो एवरेज आप निकालेंगे वो 1 साल में निकालेंगे ना, कि 1 साल का एवरेज कितना हुआ है। तो 3 सालों में जो साल भर का जो एवरेज है वो कितना आया, तो 5,420 तो 3 साल का था, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 5,420 डिवाइडेड बाय 3। और टोटल अमाउंट किस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 20,000 में, इंटू 100। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमें मिलेगा 5420 इंटू 100,
और जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे किससे, 20,000 इंटू 3 यानी 60,000 से। तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 20,000 को अगर हम 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। ठीक है, तो 9.03, तो 9.03% का इसका एवरेज डेप्रिसिएशन हुआ है। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपका ये जो छोटा सा न्यूमेरिकल ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इसमें पूछा था कि मशीन 20,000 की खरीदी, 10% का सालाना डेप्रिसिएशन हो रहा है, 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी उसकी वैल्यू कितनी है, मशीन की 20,000 है। आर क्या डेप्रिसिएशन रेट है, डेप्रिसिएशन 10%, और जो कि माइनस होगा, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन से क्या है, उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 10% आ जाएगा, जो कि होगा 0.1, इसका पावर 3, क्योंकि हम 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो टाइम हो जाएगा 3 इयर्स। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 14,580। तो पहला तो बहुत सिंपल है, हमने सिर्फ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मशीन जो कि 3 साल में डेप्रिसिएशन के बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी रह गई है, तो वो हमने सॉल्व किया इस वाले फॉर्मूले से, जो कि आया 14,580। पहला क्वेश्चन इजी था। सेकंड भी इजी है कि कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, 20,000 की मशीन थी, वैल्यू उसकी रह गई 14,580, तो कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, 20,000 माइनस 14,580, जो कि आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 5,420। तो यानी इसमें जो डेप्रिसिएशन देखने को मिला, इसकी जो वैल्यू में इसकी जो वैल्यू घट गई है, वो कितनी वैल्यू घटी है, वो घटी है 5,420 की। दो क्वेश्चंस इजी थे। तीसरा थोड़ा सा हमें देखना है, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एवरेज रेट क्या है। तो देखिए 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 3 साल में डेप्रिसिएशन हुआ 5,420, तो 1 साल में कितना हुआ, एवरेज के लिए आपको 1 साल का देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि 3 साल का तो हमें मालूम है कि 3 साल में इतना हुआ है, तो 1 साल में कितना हुआ, तो 3 साल में डेप्रिसिएशन हुआ है 5,420, तो 1 साल में होगा डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो उसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5420/3। अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना डेप्रिसिएशन तो हुआ है, और किस पे हुआ है, मशीन की टोटल वैल्यू कितनी थी, वो थी 20,000 पे हुआ है। और अगर हमें आंसर जो है एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंट में देना है, तो परसेंट के लिए हम लोग 100 लगाते हैं, आंसर परसेंट में देंगे। तो इस तरीके से ही होगा। बस आपको जो कंफ्यूजन है वो इस 3 पे हो सकता है कि ये 3 से डिवाइड क्यों किया। फ्रेंड्स, इसको 3 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जो हमने 5,420 निकाला, ये हमारे 3 साल का डेप्रिसिएशन है, मतलब मशीन की वैल्यू 5,420 1 साल में नहीं घटी, 3 साल में इतनी वैल्यू घट गई है, तो 1 साल में कितनी घटी होगी। बट हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब सालाना हमें बताना है कि सालाना एवरेज कितना है। 3 साल का तो हमें समझ में आ रहा है इतना है, सालाना कितना है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें साल का निकालना पड़ेगा। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन था 5,420, तो 1 साल का हो जाएगा 5,420 डिवाइडेड बाय 3, तो इससे 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, मशीन का 1 साल का डेप्रिसिएशन, और मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, यानी अगर हमें एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा डेप्रिसिएशन बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, और आंसर आ जाएगा परसेंट में। कितने का साल भर में डेप्रिसिएशन हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी मशीन की इनटू 100, और आंसर आ जाएगा परसेंट में। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हमने निकाला 5420/3। ठीक है, और ओरिजिनल कॉस्ट थी कितने की मशीन, ये हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, 20,000 पे, क्योंकि इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया गया है, 20,000 पे डेप्रिसिएशन हुआ है। तो 5,420 डिवाइडेड बाय 3, तो इससे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, और 20,000 मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है इनटू 100, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 9.033, यही हमारा हो जाएगा एवरेज डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये सिंपल सा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब हम एक और टॉपिक पे जाते हैं जो कि बहुत सिंपल सा है, फिक्स एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट किसको बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है दो टाइप के हो सकते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं, एक है फिक्स्ड और दूसरा है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग वाले को हम लोग वेरिएबल इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं। फिक्स रेट क्या होता है, फिक्स रेट में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। मान लीजिए अगर आपको स्टार्टिंग में लोन आपने लिया 10 साल का, और 10 साल के स्टार्टिंग में बैंक ने बोला कि इंटरेस्ट आपका रहेगा 12%, तो 10 साल तक आपका 12% ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फिक्स रेट क्या होता है, जिसमें इंटरेस्ट पूरा का पूरा टेन्योर तक सेम रहता है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसको फिक्स इंटरेस्ट बोला जाता है। जैसे कि आपने हाउसिंग लोन लिया है और उसमें आपको 12% का फिक्स इंटरेस्ट रेट लगा है, जो आपको 10 साल तक पे करना है। इसका मतलब जो पूरा का पूरा टेन्योर है 10 साल, उस तक जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 12% ही रहेगा। मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़े घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स रेट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, सेकेंड आता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट या वेरिएबल में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी बेंचमार्क पे डिपेंड करता है। अगर बेंचमार्क का रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, अदरवाइज घटना है तो घटेगा। जैसे कोई MCLR या बेस रेट, इस तरह की बेंचमार्क हो सकती है। मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया है जिसमें इंटरेस्ट रेट 12% है, जो आपको 10 साल में पे करना है। ठीक है, तो 21 में अप्रैल 21 में बेंचमार्क जो है 12.5% हो गया, तो इंटरेस्ट रेट भी आपका बढ़ जाएगा। यानी जो बेंचमार्क होता है और ये जो आपका फ्लोटिंग होता है वो किसी बेंचमार्क पे होगा, जैसे फ्लोटिंग प्लस बैंकों का स्प्रेड। फ्लोटिंग मान लीजिए
EBLR को बैंक ने मान रखा है, मतलब फ्लोटिंग मतलब कोई भी बेंचमार्क यूज कर सकता है बैंक। सो बेंचमार्क में क्या क्या हो सकता है, MCLR हो सकता है, EBLR हो सकता है। तो जो भी MCLR EBLR का रेट होगा उसी हिसाब से बैंकों का इंटरेस्ट रेट भी घटता और बढ़ता है, उसी को बोलते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बहुत सिंपल है। जिस फिक्स वाले में इंटरेस्ट रेट हमेशा सेम रहता है, फ्लोटिंग वाले पे मार्केट कंडीशन होगा, एक बेंचमार्क होगा। अगर बेंचमार्क का रेट बढ़ेगा तो ये वाला भी बढ़ जाएगा, अगर वो घटेगा तो ये भी घट जाएगा। ठीक है, एक और पूछते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट। ये भी कई बार आधे नंबर का 1 नंबर का पूछ लेते हैं। फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट या बैक एंड इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? फ्रंट मतलब सामने, सामने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको 1 लाख का लोन सैंक्शन हुआ, तो उसमें इंटरेस्ट मान लीजिए 10% लग रहा है, और मान लीजिए फिक्स ही है, तो 10% का कितना हो गया, 10,000। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट फ्रंट एंड है तो उस केस में बैंक क्या करेगा, 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा 10,000, तो बैंक क्या करेगा, पहले अपना इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर लेगा। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस हुआ तो बचेगा 90,000। सिर्फ 90,000 का ही डिस्बर्समेंट कस्टमर को देगा, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट मतलब स्टार्टिंग में अगर इंटरेस्ट बैंक पहले से डेबिट कर ले और बैलेंस अमाउंट कस्टमर को दे, तो उस तरह को फ्रंट एंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट। बैक एंड का मतलब क्या होता है, बैक एंड मतलब आराम से बाद में जो है बैंक ने पूरा अमाउंट डिस्बर्स किया, मान लीजिए 1 लाख का पूरा दिया, और इंटरेस्ट टाइम टू टाइम बैंक कस्टमर से रिकवर कर रहा है मंथली बेसिस या किसी भी तरह से, तो वो हो जाएगा बैक एंड इंटरेस्ट रेट। तो यही दो टर्म्स है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड में इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग में बैंक लेगा और फिर बाकी का अमाउंट डिस्बर्स करेगा। जैसे 1 लाख लोन सैंक्शन हुआ, तो 1 लाख पे मान लीजिए 10,000 इंटरेस्ट बन रहा है, तो बैंक 1 लाख डिस्बर्स ना करके सिर्फ 90,000 ही डिस्बर्स करेगा, मतलब जो इंटरेस्ट है बैंक अपने पास रख लेगा और बाकी का बैलेंस अमाउंट ही डिस्बर्स करेगा। ठीक है, if interest is deducted from principal amount and only the net amount is disbursed, it is called front end। तो front end में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि इंटरेस्ट बैंक पहले से माइनस कर ले रहा है और बाकी का जो पैसा बचेगा वो कस्टमर को डिस्बर्स करेगा। ठीक है, तो वो होता है आपका फ्रंट एंड। जैसे कई बार बैंक बिल को डिस्काउंट करता है, तो बिल डिस्काउंट में जो भी इंटरेस्ट होता है टेन्योर का, वो पहले से बैंक कैलकुलेट करता है और उसको बिल में से माइनस करता है, और बाकी का जो नेट अमाउंट है वही कस्टमर को पे करता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में जो भी इंटरेस्ट लग रहा है पहले से बैंक उसको कैलकुलेट करके माइनस कर दे रहा है और बैलेंस अमाउंट ही डिस्पर्स कर रहा है, उसको बोला जाता है फ्रंट एंड। अगर हम बैंकों की प्रैक्टिस की बात करें तो वहां पे फ्रंट एंड नहीं होता बल्कि बैक एंड होता है। जब भी अगर आपको 10 लाख का लोन सैंक्शन हुआ तो पूरा 10 लाख आपको डिस्पर्स किया जाएगा और मंथ बेसिस पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, यानी पूरा पैसा पहले से डिस्पर्स होता है, फिर धीरे धीरे मंथली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो वो होता है बैक एंड। ठीक है, तो बैक एंड का सिस्टम बैंकों में फॉलो होता है, फ्रंट एंड का नहीं होता। कुछ बिल डिस्काउंट वहां पे बैंक फ्रंट एंड यूज करता है, क्योंकि बिल डिस्काउंट में क्या है कि जो बिल है, मान लीजिए 1 लाख का बिल है, तो उसमें जो इंटरेस्ट बनेगा बैंक उसको पहले माइनस करेगा और बाकी का अमाउंट कस्टमर को पे करता है। तो बिल डिस्काउंट इस तरह के केस में फ्रंट एंड होता है, पर जनरली बैंकों के जो भी लोन होते हैं वो सारे ही बैक एंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि फुल अमाउंट जो है डिस्पर्स कर दिया जाता है और इंटरेस्ट जो है सब्सिक्वेंटली मंथली क्वार्टरली जिस भी हिसाब से एग्रीमेंट बना है उस हिसाब से जो है इंटरेस्ट बैंक कैलकुलेट करता है। कोई भी टर्म लोन है तो जो भी उसका डेली बेसिस का बैलेंस है उस पे जो है कैलकुलेट होता है, डेली बेसिस पे जो बैलेंस है, और मंथ एंड में जो इंटरेस्ट को क्रेडिट या डेबिट किया जाता है। ठीक है, मंथ एंड में जो क्रेडिट लोन में होता है, तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब हमें क्या करना है, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, हल्का सा हमने जो थ्योरी पढ़ा, ये ज्यादा तो नहीं, आपका 1 नंबर तक का पूछ सकते हैं। हमने ये पढ़ा कि फिक्स और फ्लोटिंग रेट क्या होते हैं। फिक्स रेट में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, फ्लोटिंग में फिक्स में इंटरेस्ट रेट हमेशा सेम रहता है फुल टेन्योर ऑफ लाइफ। फ्लोटिंग में क्या है कि इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है। फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फ्रंट एंड में क्या होता है कि पहले से अपना जो इंटरेस्ट है बैंक डेबिट करता है और बाकी का अमाउंट डिस्पर्स करता है, तो वो फ्रंट एंड होगा। और बैक एंड में क्या होता है, बैक एंड में जो है बैंक पूरा अमाउंट डिस्पर्स करता है, फिर धीरे धीरे मंथली बेसिस पे जैसा भी है इंटरेस्ट डेबिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से बैक एंड सिस्टम काम करता है। फ्रंट एंड एंड बैक एंड आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया है, आधे या 1 नंबर का ये पूछा गया। अब हम देखेंगे कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहां से समझ लेते हैं, सेम वही चीज यहाँ पे देखिए, कैश क्रेडिट अकाउंट है और उसका डेबिट बैलेंस ये है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस पे बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, तो वही लिखा गया। जून मंथ का डेटा आपको दिया गया, तो देखिए किस तरीके से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। तो 1 जून को जो डेटा है वो है 10,000, यानी 1 जून को डेबिट बैलेंस है कैश क्रेडिट अकाउंट में 10,000। कितने दिनों तक है, 5 दिनों तक है। ये 5 दिन आपको कहाँ से मिले, देखिए फ्रेंड्स 1 जून को है 10,000 और 6 जून को है 15,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जून से 5 जून तक जो बैलेंस है वो 10,000 ही होगा।
फिर 6 जून से 10 जून तक कितने हो गए, 4 दिन। तो 6 जून से 9 जून तक, 6 7 8 9, 6 से लेके 9 तारीख तक 4 दिन हो गए, तब तक बैलेंस था 15,000। ऐसे ही 10 से 15, तो 10 11 12 13 14 15, 6 दिन हो जाएंगे। 10 11 12 13 14, सॉरी 5 दिन हो जाएंगे, तब तक बैलेंस रहेगा 12,000। तो ये 5 दिन हो गए। ऐसे 15 से 22, तो 15 16 17 18 19 20 21, 15 से लेके 21 तक का जो बैलेंस है वो रहेगा 10,000, जिसमें आपके हो गए 7 दिन। और 22 से लेके 25 तक का बैलेंस रहेगा कितना, 22,000। 26 से 29 तक का बैलेंस रहेगा 20,000। और 30 तारीख बस एक ही दिन का बैलेंस रहेगा 18,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टेबल हमें यहाँ पे दी गई है, आई होप आपको टेबल का हल्का सा आइडिया समझ में आया होगा कि ये जो नंबर ऑफ डेज है किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। वो ये हमें इस तरह से लेना है कि हमें मालूम है फ्रेंड्स कि बैंकों में जो इंटरेस्ट है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, 1 जून से लेके, क्योंकि 6 जून में तो बैलेंस 15,000 दिखा रहा है, तो इसका मतलब 1 जून से लेके 5 जून तक जो बैलेंस है वो 10,000 ही होगा। फिर 6 जून को तो 15,000 दिखा रहा है, फिर 6 से लेके 9 जून तक 15,000 होगा। क्यों? क्योंकि 10 जून को तो 12,000 है। फिर 10 से लेके 14 जून तक क्या होगा, ये 12,000। क्यों? क्योंकि 15 जून को तो 10,000 हो गया। फिर 15 से 21 तक होगा 10,000। 22 से लेके 25 तक होगा, 25 जून तक होगा 22,000। 26 से लेके 29 जून तक होगा 20,000। और 30 जून सिर्फ लास्ट डे ऑफ मंथ में होगा 18,000। ठीक है, तो इससे आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 दिन हो गए। ऐसे 6 से 9, 6 7 8 9, 4 हो गए। 10 से 14, 10 11 12 13 14, 5 हो गए। 15 से 21, 15 16 17 18 19 20 21, आपके 7 दिन हो गए। 22 23 24 25, 4 दिन हो गए। 26 से 29, 26 27 28 29, 4 दिन हो गए। और 30 बस एक ही दिन है। ठीक है, तो इस पूरे जून मंथ का हमें डेटा मिल चुका है। तो कितना कितना दिन कितना कितना बैलेंस था। ठीक है, तो बैलेंस था 10,000 कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। तो कितना हो गया हमारा, 50,000 हो गया। ऐसे ही 15,000 कितने दिनों तक था, 4 दिन तक, तो 60,000 हो गया। ये अमाउंट हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमारे को इंटरेस्ट है कि 10,000 का बैलेंस डेबिट बैलेंस रहा कितने दिनों तक, 5 दिन तक रहा। तो यानी 10 10 10 करके 5 दिन तक ये डेबिट बैलेंस रहा। तो 5 दिनों का इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट होगा, किस अमाउंट पे, 5 दिनों तक जो बैलेंस था। तो 5 दिनों तक बैलेंस था 10,000, तो 10,000 इंटू 5 हो जाएगा 50,000। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया 50,000। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, बैंकों का जो लोन प्रोडक्ट है उस पर बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है लोन प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन कितने अमाउंट को हम बोलेंगे। तो 10,000 का बैलेंस 5 दिन तक था, यानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक हमें 10,000 पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल 10 इंटू 5, 50,000 पे इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा। ठीक है, फिर छठे दिन से लेके 9वें दिन तक, जिसमें आपके 4 दिन है, तब हमारा जो इंटरेस्ट है वो 10,000 पे नहीं 15,000 पे। तो 15,000 इंटू 4, 60,000, तो 60,000 प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे ही 10 से 14 के बीच में तो बैलेंस था 12,000, तो 12,000 5 दिन तक कैलकुलेट इसमें होगा। सो जो 12,000 का बैलेंस है वो 5 दिन तक, जो 12,000 का डेबिट बैलेंस है उसमें 5 दिन तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 12 इंटू 5 60,000 हो जाएगा। ऐसे जो 10,000 का बैलेंस है उसमें 7 दिन तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 10,000 इंटू 7 70,000 हो जाएगा। 22,000 का जो इंटरेस्ट है, सॉरी 22,000 का जो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट आपका कैश क्रेडिट अकाउंट का, 4 दिन तक 22,000 वाले पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 22 इंटू 4 88 हो जाएगा। 20,000 जो आपका डेबिट बैलेंस है उस पर 4 दिन तक लगेगा, तो 80 हो जाएगा। 18,000 का जो आपका डेबिट बैलेंस है 1 दिन तक इंटरेस्ट लगेगा, तो ये 18। तो इन सबको आपको जोड़ देना है। इन सभी को अगर आप लोग ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आएगा आपका 426,000, 4,26,000, यानी 4,26,000 रुपए पे हमें इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट है कितना, 15% का है। और हमें जानना है कि इस ये जो 15% है पर एनम है, मतलब मंथ साल का है। तो हमें सिर्फ जून मंथ का बताना है, तो क्योंकि ये हमारा डेटा क्या है, मंथली जून मंथ का है। तो सिर्फ जून मंथ के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये पूरा अमाउंट क्या है, जून मंथ का ही अमाउंट है। तो इस पे जून मंथ का इंटरेस्ट बताना होगा। तो पूरे साल का है आपका 15%, तो जून मंथ यानी सिर्फ 1 महीने का हो जाएगा 15/365। ठीक है, तो अगर हमें इंटरेस्ट जानना है तो 426,000 इंटू 15%, और ये आपका साल का है, सॉरी ये साल का है। तो मंथली के लिए इसको 365 से, सॉरी ये डेली बेसिस का है, तो उसको 365 से हम लोग डिवाइड करेंगे। डेली बेसिस का है, हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने यहाँ नंबर ऑफ डेज लिए फ्रेंड्स ना। तो 30 दिन का ये आपका डेटा दिया है, 30 दिन का। तो डेली बेसिस का हमें वैल्यू मिली कि 30 दिन तक 4,26,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। तो 4,26,000 पे इंटरेस्ट लगा है। साल का इंटरेस्ट रेट है 15%, तो डेली का कितना हो जाएगा, 15/365। ठीक है, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 426,000 इंटू 0.15/365, तो हमें मिलेगा 175.1। तो ये हमारा इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा।
ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन। इन्होंने एक और तरीका बताया बट इस तरीके को आप छोड़ दीजिए। इस तरीके के हिसाब से इन्होंने पता है क्या सेम बात बोली है कि 10,000 लगेगा, तो 10,000 पे पहले आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए, जो कि होगा 10,000 इंटू 15% बाय 365। ठीक है, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हर बार अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो बेटर है सबको जोड़ के हम लास्ट में एक बारी 15% बाय 365 से डिवाइड करेंगे। ये वाला जो तरीका है ये ज्यादा इजी है पहले वाला तरीका, तो इसी से आप जाइए। इसका जो दूसरा अल्टरनेट है उसको आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। ठीक है, एक ही आपको आंसर देना है वैसे। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल इसमें हो गया है। व्हाट आर एन्युटीज, ये नेक्स्ट टॉपिक है। उससे पहले इस वाले न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि एक आपका कैश क्रेडिट अकाउंट है और उसका डेबिट बैलेंस यहाँ दिया गया है। जून मंथ की बात है, तो 1 जून से लेकर 30 जून तक कितना कितना डेबिट बैलेंस था वो आपको बता रखा है। जैसे 1 जून को था 10,000 बैलेंस आपके अकाउंट में, 6 जून को था 15,000। तो 10,000 पे जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो कितने दिन तक करेगा, 1 से 5 तक करेगा। क्यों? क्योंकि छठी तारीख पे जो डेबिट बैलेंस है वो 15,000 हो गया। क्योंकि डेबिट बैलेंस 15,000 हो गया तो ज्यादा 15,000 पे इंटरेस्ट होगा, ना कि 10 पे। ठीक है, कब तक ये रहा था 15,000? क्योंकि 10 को तो ये 12,000 बन गया था, तो 6 से 9 तक 4 दिन तक ये रहा था। ऐसे ही 12,000 का बैलेंस 10 तारीख को शो कर रहा है, कब तक ये रहेगा? अगली डेट कौन सी? 15। तो 15 में बैलेंस है 10,000, यानी 10 से ये 14 तक रहेगा। 10 से 14 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन हो गए। तो 12,000 जो इंटरेस्ट, 12,000 रुपए पे जो बैंक इंटरेस्ट लगाएगा वो 5 दिन तक लगेगा। ठीक है, फिर अगले दिन बैलेंस हो गया 10,000। तो 10,000 कितने दिन तक रहा? 15 से 21 तक रहा। क्यों? क्योंकि 22 को इंटरेस्ट जो बैलेंस है वो 22,000 हो चुका है डेबिट बैलेंस। तो 10 से लेके सॉरी जो 10,000 है वो 15 से 21 तक उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 15 से 21 के बीच में 7 दिन होते हैं, तो 10,000 जो आपका इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो 7 दिन तक रहेगा। ऐसे ही 22 से 25, क्योंकि 26 तारीख को बैलेंस है 20,000, तो 22 से लेके 25 तक आपका 22,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 26 से लेके 29 पे आपका 20,000 पे कैलकुलेट होगा, और 30 सिर्फ एक ही दिन के लिए आपका 18,000 पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज हमें खुद से कैलकुलेट करने हैं। ये आपको नहीं भी दिया होगा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है पर जरूरी नहीं कि दिया हो, सिर्फ ये दो डेट आपको गिवन रहेगा, डेट एंड बैलेंस। अब आपका प्रोडक्ट क्या बना, कितना बैलेंस था कितने दिन के लिए? 10,000 बैलेंस है 5 दिन के लिए, तो 50,000 हो जाएगा। ऐसे 15,000 है 4 दिन के लिए, इनको आपको मल्टीप्लाई करना, इससे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमारा डेली बेसिस का हो जाएगा, क्योंकि 10,000 एक दिन का और 5 दिन का कितना हो जाएगा? 50,000। ये 5 दिन का हो गया। तो इस तरह से सबको अगर हम ऐड करेंगे ये 30 दिन का हो जाएगा, यानी 30 दिन तक बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो इतने रुपए पे करेगा, जो कि है 4,26,000। 4,26,000। तो हमें जो इंटरेस्ट दिया 15% पर एनम, साल का इंटरेस्ट है 15%, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? साल का है 15%, तो एक दिन का हो जाएगा 15% डिवाइडेड बाई 365। ये हो जाएगा एक दिन का। ठीक है, वही हमें जानना है कि ये जो 426,000 है ये हमारा डेली का तो बता रखा है ना, तो इसका कितना हो जाएगा? तो 426,000 इंटू 15% बाई 365। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 175.1। तो ये जो डेली बैलेंस है, जो डेली इंटरेस्ट है, वो हमारा इतना इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लगा कि कितना इंटरेस्ट हमें जून मंथ के लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि जून मंथ में टोटल अमाउंट 4,26,000 यानी इतने रुपए में इंटरेस्ट लगेगा। तो जून मंथ में इतने रुपए में इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट है कितना? 15%। तो डेली बेसिस का कितना हो गया? 15/365। इसके साथ ये न्यूमेरिकल आपका ये कंप्लीट इसमें हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर एन्युटीज। एन्युटीज का क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो एन्युटीज का मतलब होता है फ्रेंड्स पेमेंट। अगर आप कोई पेमेंट किसी को कर रहे हैं या कहीं से आपको पैसा मिल रहा है, पेमेंट मिल रही है, तो उसको एन्युटीज बोला जाता है। एग्जाम्पल, आप किसी रेंट के घर पे रहते हैं तो आप हर महीने रेंट पे करते हैं, तो रेंट एक तरीके का आपका एन्युटीज हो गया। या आप खुद मकान मालिक, आपका किराएदार आपको हर महीने रेंट देता है, तो वो एक एन्युटीज हो गया। मतलब कुछ फिक्स पेमेंट हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या तो पे करनी पड़ रही है या हमें मिल रही है, तो वही हमारा एन्युटीज होता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम कुछ पेमेंट करते हैं, जैसे कार पेमेंट होगी, रेंट पेमेंट होगी, ईएमआई होगी, तो ये एक तरह से हमारा एन्युटीज ही होता है। ठीक है, कुछ पेमेंट अगर हमें करनी है तो वो हमारी एन्युटीज कहलाती है। पेमेंट की फ्रिक्वेंसी कैसे भी हो सकती है, जैसे साल में एक बार आप कर रहे हैं या साल में 2 बार कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी इसकी किसी भी टाइप की हो सकती है। पर जो मेन थिंग है, जो मेन चीज है एन्युटी के लिए, वो ये है कि एक तो अमाउंट आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो भी फिक्स होनी चाहिए, जैसे मंथली हो या क्वार्टरली, कुछ भी हो वो फिक्स होना चाहिए। और एक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, एक पीरियड ऑफ टाइम भी फिक्स होना चाहिए। एक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, और एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, तभी हम उसको एन्युटी बोलेंगे। ठीक है, तो एन्युटी होने के लिए क्या जरूरी चीज है? एक तो अमाउंट फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी कम ज्यादा, अमाउंट फिक्स होना चाहिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 साल 2 साल, इस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। और फ्रिक्वेंसी भी फिक्स हो। फ्रिक्वेंसी मतलब कितने बार आपको पैसा देना है या कितने बार आपको पैसा मिल रहा है, जैसे मंथली है, क्वार्टरली है, तो फिक्स फ्रिक्वेंसी आपकी होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये आपकी एन्युटीज में है। दो टाइप से एन्युटी होती है आपकी।
एक है ऑर्डिनरी एन्युटी और दूसरा एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या होता है? पेमेंट जो है आपको टाइम के एंड में करनी होती है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है कि पेमेंट आप एंड में करते हैं, और एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप पेमेंट करते हैं। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या है कि पेमेंट आप लास्ट में करेंगे। जैसे आप मान लीजिए किसी घर में किराए के लिए जाते हैं, तो मकान मालिक बोलता है कि कोई बात नहीं, महीना पूरा हो जाओ, पहले रह लो घर में, उसके बाद पेमेंट कर देना। तो वो होते हैं आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। या स्कूल के आप बच्चों की फीस भर रहे हैं, तो पहला महीना कंप्लीट होता है, महीना का पूरा होने के बाद आप फी पे कर रहे हैं, तो वो भी आपका ऑर्डिनरी एन्युटी होगा, यानी एंड में। अगर आप टाइम पीरियड ओवर हो जाने के बाद उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी एन्युटी। जैसे आपका पोस्ट पेड होता है ना, मोबाइल का पोस्ट पेड। पोस्ट पेड में क्या है, पहले पूरा महीना उसको यूज कर लीजिए, फिर बिल आपका बनता है, फिर आप पे कीजिए, तो वो आपका ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया। एन्युटी ड्यू मतलब स्टार्टिंग आपको पे करनी है। घर में आप घुसे नहीं, मकान मालिक ने बोला चाबी तब मिलेगी, पहले मंथ का रेंट मुझे एडवांस में चाहिए, ठीक है, तो वो आपका ऑर्डर एन्युटी ड्यू हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में अगर आपको पेमेंट देनी है, बिगनिंग में पेमेंट करनी है, तो वो हो जाएगा आपका एन्युटी ड्यू। तो दो ही चीजें यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी में क्या होगा, एंड में पेमेंट होगी, और ड्यू में क्या होगा, पहले से देना होगा, एडवांस में देना होगा, क्या आप बोल लीजिए बिगनिंग में करना होगा, ठीक है। जब पेमेंट बिगनिंग में होगी तो इसका हो जाएगा एन्युटी ड्यू, और पेमेंट अगर एंड में होगी तो ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लोग यही बोलते हैं ना कि पहले यूज कर लो फिर लास्ट में पे कर देना, ठीक है। जैसे कमरा यूज कर लो तो बाद में पे कर देना। तो जो ऑर्डिनरी है वो क्या है, लास्ट में, एंड में। एन्युटी ड्यू मतलब स्टार्टिंग में बोल रहा है। ड्यू मतलब इसको ये सुनने में ऐसा लग रहा है ड्यू मुझे पैसा दो, तो मतलब ये आपको घर में घुसने से पहले ही बोल रहा है कि घर में तभी आपको परमिशन मिलेगी आने की जब आप पैसा दो, पैसा दो। तो ड्यू में पहले से पैसे मांग रहे हैं। ऑर्डिनरी में क्या है, कोई बात नहीं, आराम से रह लूं, महीना हो जाएगा तब पेमेंट कर देना, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, तो आपको बस यही याद रखना है। ऑर्डिनरी का मतलब, ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो बोलते हैं कि मंथ एंड में कर देना, लेकिन जो ड्यू वाले हैं, जो पहले से पैसा देने की बात करते हैं, पैसा दो दो, ड्यू सुनने में ऐसा लग रहा है ना पैसा दो, पैसा हमेशा मांगते ही है, एडवांस में मांगते, काम हो ना हो पहले पैसा दो। तो इस तरह के लोग जो स्टार्टिंग में पेमेंट मांग रहे हैं बिगिनिंग में, तो उनकी टर्म है एन्युटी ड्यू, ठीक है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी में हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेम ऐसी एन्युटी ड्यू में भी हमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसी के ऊपर आपके चार टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। चार टाइप के न्यूमेरिकल्स कैसे हुए, ऑर्डिनरी एन्युटी में एक तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी, ये कैलकुलेट करना है। दो यहाँ पे हो गए। तीसरा और चौथा क्या है, तीसरा चौथा है एन्युटी ड्यू में भी ऐसे ही होगा, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। तो टोटल कितने हो गए, चार हो गए। तो चार को लेके आपके चार न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिए गए। तो पहला जो आपका ऑर्डिनरी एन्युटी है ना, इसकी फ्यूचर वैल्यू के ऊपर है, ठीक है, पहला हो जाएगा। फिर अगला इसी की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर हो जाएगा। फिर उसके बाद यानी जो पहला न्यूमेरिकल दिया है वो ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू पे दिया है, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे दिया है। फिर जो तीसरा न्यूमेरिकल है वो एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू के ऊपर दिया है, और जो चौथा न्यूमेरिकल है वो आपका एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर दिया है। तो आगे के जो चार पांच पेज है वो आपके इस न्यूमेरिकल्स के ऊपर कवर किए गए। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहला हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में किस तरह से फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का केस क्या होता था फ्रेंड्स, जहां पे हमारा एंड में हमें पेमेंट करनी होती है। जैसे आपने पूरा महीना, आपने किसी एक पूरा महीना कंप्लीट किया रेंट पे, और महीना पूरा होने के बाद आप रेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं। तो उस केस में अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें चार टाइप के न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक तो आपका जो ऑर्डिनरी एन्युटी है उसके दो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, उसमें एक तो उसका प्रेजेंट वैल्यू और एक उसका फ्यूचर वैल्यू के ऊपर न्यूमेरिकल होगा। फिर दूसरा जो आपका एन्युटी ड्यू है, जहां स्टार्टिंग में हमें पेमेंट करनी होती है, एन्युटी ड्यू के केस में भी हमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का न्यूमेरिकल करना है। तो चार टाइप के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। अभी हम ये वाला देख रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया है कि अगर हमें ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या हुआ। फ्यूचर वैल्यू का मतलब एक टाइम आपको देंगे, जैसे आफ्टर 3 साल, आफ्टर 5 ईयर्स। मान लीजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी आपकी मंथली है या ईयरली है। मान लीजिए आप कुछ पेमेंट करते हैं मंथ एंड में, ठीक है, कुछ पेमेंट आप मंथ एंड पे कर रहे हैं, तो 3 साल के बाद जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगा उसको फ्यूचर वैल्यू। जैसे आज अगर मान लीजिए आप 100 रुपए आपके पास है, ठीक है, उस 100 रुपए को आप खर्च मत कीजिए, उसको आप अपनी अलमीरा में एज इट इज रखिए, 100 रुपए का नोट।
तो अगर आप 100 रुपए का नोट अपने 100 रुपए का नोट अपने अलमीरा में एज इट इज रखते हैं, तो 3 साल बाद उस 100 रुपए के नोट की क्या वैल्यू होगी? तो नॉर्मल सी बात है, टाइम के साथ चीजें महंगी होती जाती, तो अभी 100 रुपए से जो चीज आएगी, मान लीजिए अभी 100 रुपए से आप 1 kg एप्पल खरीद सकते हैं, बट अगर 3 साल बाद एप्पल महंगे हो गए होंगे, तो 100 रुपए का क्या पता तब 200 रुपए kg एप्पल हो, तब 3 साल बाद आप जो है 100 रुपए से सिर्फ हाफ kg एप्पल ले पाओगे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? डाउन होगी, कम हो गई। तो फ्यूचर वैल्यू मतलब जो चीज आज आपके पास है उसकी वैल्यू फ्यूचर में चेंज होगी। जैसे आपने 20 साल पहले कोई मकान लिया, उसकी वैल्यू आज बढ़ चुकी होगी, शायद आपने 10 लाख का मकान लिया और उसकी वैल्यू आज 1 करोड़ पहुंच चुकी होगी। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम मंथ एंड में कुछ पेमेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 3 साल बाद या 5 साल बाद जो भी हमने पेमेंट की, उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट भी गिवन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने एक तरीका बता रखा है, थ्योरम टाइप आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। सीधे आप इसके फॉर्मूले को याद कीजिए, ये आपके लिए इजी इसमें रहेगा। ठीक है, सिंपल अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू 1 + r का पावर n, ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हमें ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला मेमोराइज करना होगा। फॉर्मूले तो आपको 4 इसमें याद करके जाने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी, सेम प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, तो 4 फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। तो 4 फॉर्मुलों में से आपका पहला फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। वो फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला ये है। यहाँ इन्होंने थ्योरम बता रखी, मतलब समझा रखा है, बिना फॉर्मूले के आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके को भी हम देख सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सीधे फॉर्मूले को याद करके आप उसी को सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए इजी पड़ेगा। सिर्फ एक फॉर्मूला आप मेमोराइज कीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन से बचने का सिंपल तरीका है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके का पूछा गया, वैसे जब भी आता है तो मैक्सिमम 1 नंबर का पूछते हैं, या जैसे तो 2 नंबर का, तो 1 या 2 नंबर के लिए आपको पूरी की पूरी थ्योरम, पूरा का पूरा इतना बेसिक समझने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसको हम लोग कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ये वाला बता देती हूँ कि कैसे ये हुआ है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मतलब क्या है इसका, फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? कुछ फिक्स पेमेंट हम कर रहे हैं किसी को, कुछ फिक्स पेमेंट हमें मिल रही है, उसको एन्युटी बोला जाता है। तो उसकी फ्यूचर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो। लेट अस अज्यूम यू आर रिसीविंग 1000 एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपने घर को अपने रेंट पे दिया और आपको 1000 का रेंट मिलता है, तो 5 सालों तक आपका हर साल आपको 1000 रुपए मिलते हैं, एंड यू इन्वेस्ट ईच पेमेंट एट 5%, और जो आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं उसको आप 5% के हिसाब से कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। द फॉलोइंग डायग्राम शो हाउ मच यू वुड हैव एट द एंड ऑफ 5 years। तो आपको जो 1000 रुपए मिल रहे हैं, जिसको आप हर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ 5 years, 5 साल के बाद उस पैसे की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि आपके पास 1000 रुपए है, आप क्या कर रहे हैं, 1000 रुपए को, 1000 रुपए मिला आपको, मान लीजिए आप रेंट मिला पहले साल का, 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया 5%। ऐसे दूसरे साल का रेंट मिला 1000 रुपए, फिर आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप 5 सालों तक करते हैं। तो उसके बाद बोला गया कि आप बताइए आपके पास 5 साल बाद कितने पैसे होंगे, तो जो फ्यूचर वैल्यू है, जो आपको पैसा मिल रहा है, उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए, तो आपको 5 बार, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आपको हर साल, लिखा है ना, एवरी ईयर 1000 रुपीज यू आर रिसीविंग, तो हर साल आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं। कितने टाइम के लिए? फॉर नेक्स्ट 5 years, 5 सालों के लिए। तो पहले साल भी आपको 1000 मिला होगा, दूसरे साल भी, तीसरे भी, चौथे भी और पांचवे भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले साल आपको मिला 1000 रुपए, दूसरे साल भी इतना ही मिला। सेम चीज यहाँ पे नीचे लिखी गई, देखिए पहले साल आपको मिला 1000, दूसरे साल, तीसरे, चौथे, 5 साल, तो 5 साल तक आपको इस तरह से पैसा मिला। तो आपने क्या किया कि पहले साल जब आपको 1000 मिला, ये पहले साल कब मिला? एंड में, क्योंकि ये है ऑर्डिनरी एन्युटी का केस, तो ये एंड में हुआ होगा, तो इसलिए ये टर्म स्पेशली मेंशन है, एंड ऑफ ईच पीरियड। तो मान लीजिए पूरे साल का रेंट है 1000 रुपए, मतलब कहीं से भी आपको 1000 रुपए मिले पूरे साल के बाद, तो पहले साल के एंड में जो आपको 1000 रुपए मिले, उसको आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, तो कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा? तो पहले साल के एंड में आपको मिला, और हमसे पूछा जा रहा है कि 5 साल के बाद, 5 साल कंप्लीट होने के बाद बताइए फ्यूचर वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पहला साल खत्म होने के बाद तो आपको पैसा मिला होगा, तो वो जो 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होंगे, वो कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा? तो पहले साल के एंड में तो आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो 2, 3, 4, 5, सिर्फ 4 सालों के लिए वो इन्वेस्ट हुआ होगा, तो जो टेन्योर है वो हो जाएगा यहाँ पे 4 साल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है?
फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। तो एन क्या होता है, टेन्योर होता है आपका, ठीक है। तो एन यहाँ पे हो जाएगा 4 साल, क्यों, क्योंकि 4 साल के लिए वो पैसा इन्वेस्ट हुआ। आर मतलब कितना रिटर्न मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे इन्होंने बोला था कि 5% रिटर्न पे आप इन्वेस्ट करें। देखिए 5% आपको वहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, तो जो आर है उसका वैल्यू हो जाएगा 5%। तो 5% यानी कि 0.05, 1 प्लस पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। अभी जो पैसा आपके पास है कितना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू वो है 1000 रुपए, ठीक है। तो 1000 रुपए इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। तो ये कैलकुलेशन किस केस में होगी, ये पहला जो 1000 रुपए आपको पहली बार मिला होगा तो उसकी कैलकुलेशन होगी। फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू अभी आपको मिला 1000 रुपए, अभी मतलब पहले साल के एंड में, तो उसको आपने 5% के रिटर्न से लगाया कितने टाइम के लिए, मतलब कितने टाइम तक आपने लगाया होगा, क्योंकि हमें 5 साल बाद पूछा ना उसका वैल्यू, तो 5 साल तो हमने कंप्लीट किया होगा। तो पहले साल के एंड में हमें मिला, तो दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 4 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट रहा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चाहे तो इसको साथ साथ सॉल्व भी करते चलते हैं। कैलकुलेटर में हमें सॉल्व करना है 1.05 का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1.05 का पावर 4 है, इसका पावर 2 और इसका पावर 2, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 4 का, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाएगा 1215.50 या 51 आप बोल लीजिए नेक्स्ट डिजिट तक। तो 1215.51, तो वही हो गया 1215.51। तो पहले जो आपने पहला जो आपको 1000 रुपए मिला, तो उसकी 5 साल बाद वैल्यू हो चुकी होगी 1215। पर यहाँ पे एक बार नहीं मिला आपको, हर साल मिला 5 सालों तक। देखिए 1000 एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, तो ये तो वो 1000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए 5 सालों के लिए, मतलब 4 साल ही बचे थे, क्योंकि पहले साल के एंड में तो वो आपको 1000 रुपए मिले, तो उसकी उस 1000 रुपए की अकेले की वैल्यू है 1215। फिर ये सिर्फ उस वाले की, पर हमें सभी की वैल्यू बतानी है जो हमें बाकी के और सालों में भी तो मिला ना पैसा। तो जब दूसरा साल कंप्लीट हुआ तो फिर आपको 1000 रुपए मिले, तो आपने क्या किया, सेकंड ईयर कंप्लीट होने पे आपको जो 1000 रुपए मिले उसको आपने फिर से इन्वेस्ट कर दिया। तो कितने साल के लिए वो इन्वेस्ट हुआ होगा, तो हमें तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद बताना है ना। तो दूसरा साल जब खत्म हुआ होगा तो आपको 1000 रुपए मिले होंगे, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपने 3 ही साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा। कैसे, आप इसको चाहे तो हमसे पूछा कि 5 साल बाद, तो इसको आप एग्जांपल ले लीजिए। 2000 है, 2001, 2, 3 और 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम मान लेते हैं 5 साल है, तो ये पेमेंट हमें पहले बार मिली। मतलब हमें बताना है कि 2004 के बाद जो है पैसे की वैल्यू कितनी होगी एट द एंड ऑफ 2004। तो जो हमने पहले साल हमें जो 1000 रुपए मिला होगा वो 4 सालों के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा, 1, 2, 3, 4, तो इसलिए अन के बदले हमने 4 पुट किया। लेकिन जो पैसा हमें 2001 में मिला होगा, 2001 के एंड में हमें जो मिला होगा, तो वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट होगा, 2, 3, 4, सिर्फ 3 सालों के लिए इन्वेस्ट होगा। तो इसीलिए जो है आर एन की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमें भी 1000 ही मिला है, दूसरा तीसरा कोई भी साल हो हमेशा हमें 1000 रुपए ही मिल रहा है, वो पैसा घट बढ़ नहीं रहा। देखिए यू आर रिसीविंग 1000 एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो 5 सालों तक आपको 1000 रुपए ही मिलेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू सेम रहेगा, बस जो टेन्योर है वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैसा पहले साल के एंड में मिला था, तो 2, 3, 4, 5, 4 साल थे। पर ये जो दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली, ये दूसरे साल के एंड में है, मतलब दूसरे साल खत्म होने के बाद हमें ये मिला। तो 3, 4, 5, बट हम लोग 5 में क्यों रुक रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, वो इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बोला है कि 5 साल के एंड में हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाउ मच फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, तो 5 ईयर हमारा को स्टॉप करना है, तो इसलिए हम सारी कैलकुलेशन 5 ईयर से कर रहे हैं। पहले साल में जो पैसा मिला उसके लिए 2, 3, 4, 5, 4 साल है एन। दूसरे साल में जो पैसा मिला 3, 4, 5, उसके लिए एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। सेम कैलकुलेशन है, बस सब कुछ सेम है, क्योंकि रिटर्न तो आपको वही मिल रहा है 5% वाला रिटर्न, ठीक है। हर साल जो पैसा मिला उसको 5% पे आप लगा रहे हैं। तो आर का वैल्यू 5% सेम रहेगा, जो वैल्यू है 1000 रुपये भी सेम रहेगा, बस जो टेन्योर है वो 4 से घट के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को करेंगे अब। तो यहाँ पे 1.05 का पावर 3 है, तो 1.05 का पावर 3, तो उसका पावर 2 ये हो जाएगा इंटू 1.05, तो ये वैल्यू आएगी 1.05 का पावर 3, ठीक है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1157.625, ठीक है। 62 या 63 ले लीजिए। तो ये जो आपको सेकंड ईयर जो पैसा मिला था 1000 रुपए, तो उसकी 3 साल में वैल्यू हो चुकी होगी 1157.63। फिर तीसरे साल में भी आपको 1000 रुपए मिला, तो जो पैसा आपको तीसरे साल के एंड में मिलेगा उसको आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो पैसा आपको तीसरे साल के खत्म होने पे मिला होगा, एंड में मिला होगा, तो तीसरा साल तो खत्म हो चुका है, तो 4 और 5 आप सिर्फ 2 ही साल के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, और बाकी सब सेम ही रहेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू सेम है, वही फॉर्मूला था ना हमारा फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। आर भी सेम है, प्रेजेंट वैल्यू भी सेम है, बस एन चेंज रहेगा, डिट्टो सेम रहेगा, बस एन के बदले 3 के बदले 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 1.05 का पावर 2, इसको भी हम अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1.05 का 2 ये हो जाएगा
1.1025 और इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1102.5। ठीक है, तो जो तीसरे साल के एंड में आपको 1000 रुपए मिले उसकी वैल्यू हो चुकी होगी 5 साल बाद, मतलब उसके बाद तो 2 ही साल बचता है, या आप बोल लीजिए एट द एंड ऑफ 5 ईयर, तो वो वैल्यू हो जाएगी 1102.50। ठीक है, ऐसे ही चौथे साल, तो चौथे साल के एंड में जो आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो चौथे साल के बाद कितना टाइम बचता है, देखिए जो पैसा आपको 1000 रुपए मिला होगा चौथे साल के एंड में, ठीक है, तो चौथा साल खत्म हो गया, आपको जो पैसा मिला होगा उसको आप एक ही साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कब, चौथा साल तो खत्म हो चुका है, फिर चौथे साल से पांचवें साल तो एक ही साल के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए जो पेमेंट चौथे साल में मिली 1000 रुपए, उसको अगर हमने इन्वेस्ट किया तो एन के बदले 1 आ जाएगा, तो 1000 इंटू 1.05 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 1.1050। सिंपल है, 1.05 का पावर 1 ये होता है 1.05, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1050। सो फ्रेंड्स, चौथे साल में जो वैल्यू मिली 1000 रुपए, उसकी वैल्यू पांचवें साल के एंड में, या ये बोल लीजिए एक साल के एंड में, क्योंकि चौथे से पांचवें साल एक ही तो साल हो जाएगा ना, तो वो जाएगी 1050। और लास्ट में जो पैसा आपको पांचवें साल के एंड में मिला, तो देखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको कब मिली होगी, पांचवें साल के एंड में, तो पांचवें साल खत्म हो गया और हमें 5 साल बाद ही बोला था, तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें फ्यूचर वैल्यू बतानी है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, और लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हमें पांचवें साल में ही मिली है। जब पांचवें साल खत्म होकर मिली है तो टेन्योर तो कुछ भी नहीं, उसको तो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 0 इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है 1000 1 प्लस आर का पावर 0, तो किसी का पावर 0 तो वो 1 हो जाता है, 1000 इंटू 1 यानी 1000 रुपीज। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1000 10 50 सभी को आप लोग ऐड करेंगे तो ये आपकी फ्यूचर वैल्यू इसमें आ जाएगी। चलिए ऐड कर लेते हैं, 1000 प्लस 1050 प्लस 1102.50 प्लस 1157.63 और लास्ट में 1215.51, तो सबको जोड़ के कितना आ जाएगा 5525.64। यही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। यानी जो पैसा हमें 5 सालों तक हर साल के एंड में मिल रहा है उसकी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर हो जाएगी 5525.64। यही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। इसके लिए आपको ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, बहुत सिंपल से बस आपको ये लॉजिक लगाना है, पैसा एंड में मिलेगा तो कितने टाइम तक पेमेंट मिल रही है, वो कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बताई ना फ्रेंड्स। आप सोचोगे कि आपको पहले साल के एंड में पैसा मिलेगा तो कितने साल तक आपको पैसा इन्वेस्ट रहेगा मार्केट में, तो पहले साल के एंड में मिला और 5 साल बाद पूछा तो 2 3 4 5, तो 4 साल हमारा टेन्योर हो जाएगा। ऐसे जो पैसा दूसरे साल के एंड में मिला तो उसको हम कितने साल का इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो 3 4 5 3 ही साल के लिए कर पाएंगे। जो पैसा तीसरे साल के एंड में मिला 4 5 2 ही साल के लिए इन्वेस्ट रहेगा। जो चौथे साल के एंड में मिला तो चौथा साल तो खत्म हो गया, बस पांचवा एक ही साल के लिए मिलेगा, और जो पांचवें साल के एंड में मिला तो वो तो हमें 5 साल बाद तो कैलकुलेट ही करना है, तो एन का वैल्यू 0 इसमें हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है यहाँ पे फ्रेंड्स, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। आर आपको गिवन है, एन आपने यहाँ से देखा, प्रेजेंट वैल्यू आपको बताया हुआ है कि कितना पैसा आपको मिल रहा है, सबको कैलकुलेट करके हम ऐड करेंगे तो उससे हमें फ्यूचर वैल्यू मिलेगी। या तो आपके पास ये एक तरीका है, या दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए। तो सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना था मुझे, इसलिए मैंने आपको ये बताया था फ्रेंड्स। सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। इस कैलकुलेशन से इतना कुछ समझने से सबसे अच्छा तरीका सिर्फ एक फॉर्मूला याद कीजिए, सारी वैल्यूज को एज इट इज पुट कीजिए, आपका यही सेम टू सेम आंसर आएगा। ठीक है, जो हमने अभी पूरे कंसेप्ट से समझ के 5525.64 सॉल्व किया ना, देखिए फॉर्मूले से भी वही वाली वैल्यू आपको मिलेगी। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, हल्का फुल्का ही डिफरेंस इसमें होगा। ठीक है, चलिए अब हम एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में, यानी हमें जानना है कि फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में। तो ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है, जहां पे पेमेंट हमें एंड में मिलती है, ठीक है, और उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 4 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में आफ्टर 5 ईयर्स पूछा था। ठीक है, तो सी मतलब कितना आपका कैश फ्लो है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है सी 1 प्लस आर का पावर एन या 1 प्लस आई का पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। तो इसमें हमें 3 चीजों का जरूरत होगा, एक तो सी, दूसरा आई और तीसरा एन। ये 3 चीजें अगर हमें मिल जाएंगी ना तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सी का मतलब होगा फ्रेंड्स कैश फ्लो, की कितना पैसा आपको मिल रहा है। आई मतलब कितना इंटरेस्ट रेट है, और एन मतलब कितना टेन्योर है। बस इतनी सी बातें आपको याद करनी है और आपका आसानी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें कितना कैश मिल रहा था, 1000 रुपीज कैश मिल रहा था, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 1000। कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए हमें मिल रहा है, तो टेन्योर हो जाएगा 5 ईयर्स। और कितना आपका पेमेंट कितना है, वो है आपका 5%, जो इंटरेस्ट है वो है आपका 5%। और कितने टाइम बाद हमें सॉल्व करना है, तो 5 ईयर्स के बाद हमें सॉल्व करना है, तो टेन्योर हमारा एन हो जाएगा पे 5 ईयर्स। ठीक है, बस इतना सा आपको 3 चीजें आपको जाननी थी और तीनों चीजें आपको दी गई।
कैश फ्लो कितना दिया गया 1000 रुपीज, इंटरेस्ट है 5% और टेन्योर है आपका 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो सी के बदले हम 1000 पुट कर देंगे, 1 प्लस आई आपका दिया 5%, 5% आपका हो जाएगा 0.05, तो आई के बदले हम 0.05 पुट करेंगे, -1 डिवाइडेड बाई आई वही हो जाएगा आपका 5% यानी 0.05। अब इसको सिंपल हमें कैलकुलेट करना है, चलिए कैलकुलेटर ले लेते हैं। पहले हमें क्या लेना है फ्रेंड्स, पहले हमें 1 में अगर आप 0.5 को ऐड करेंगे तो 1.05 आएगा, तो 1.05 का पावर 5 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है 1.05 का पावर 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.2762। इसमें से हम लोग 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि -1 है ना, 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अब हम क्या करेंगे, 1.05 का पावर 5 हो जाएगा 1.2762, उसमें से हम लोग 1 को माइनस करेंगे, तो -1 अगर हम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.2762। इसके बाद हमें क्या करना है, न्यूमरेटर सॉल्व हो चुका है फ्रेंड्स, अब इसको 0.05 से हमें डिवाइड करना है। तो इसको अगर हम 0.05 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 5.525, या इसका अगर हम 2 डिजिट तक लेना चाहे तो ये हो जाएगा 5.53। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है 5.53। 5.53 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5530। ठीक है, 5.53 को अगर आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5530। यहाँ पे देखिए 55 यहाँ पे हमें मिला है 5530। ठीक है, और वहां पे जो हमने सॉल्व किया था वो कितना आया था 5525। तो बहुत हल्का सा जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो इसीलिए क्योंकि राउंड ऑफ हमने यहाँ पे किया। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस। और जब भी आपके एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं इतने क्लोज ऑप्शंस तो कभी भी आपके नहीं होते, तो उससे ज्यादा आपको परेशान इसमें नहीं होना। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये वाला जो आंसर है, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन गलत बता रखी है आपकी। देखिए 5.53 को अगर आप लोग 1000 से करेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, पर तब भी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा ही डिफरेंस है, तो इतने कम डिफरेंस से ज्यादा आपको फर्क इसमें नहीं इसमें पड़ेगा। ठीक है, 2-4 रुपए का ही डिफरेंस है। यहाँ पे 30 पैसा है और यहाँ पे है 5525, तो कुल मिला के कितने का डिफरेंस आ रहा है 25-30, 5 रुपए 64 पैसे, इतने का डिफरेंस आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, हमारे 5000 जो कैलकुलेशन उसके सामने, और आंसर इतने ज्यादा क्लोज तो कभी भी नहीं आपके होते, तो इससे आपको ज्यादा नहीं घबराना। तो इस फॉर्मूले से जो आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये आपको यूज करना है। फॉर्मूला है आपका f डिवाइडेड बाई आई 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू का। इस फॉर्मूले को आप पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑर्डिनरी एंटिटी। अब हम लोग एक काम कर चुके हैं, एक काम बोले तो फ्रेंड्स हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें दूसरे काम पे आना है, यानी अब हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा काम करना है, हमें कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखिए if you are like to determine today's value of series of future payment, you need to use the formula that calculate the present। मान लीजिए आपका घर है रेंट पे। ठीक है, पहले है ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब होता है एंड में पेमेंट मिलना। मान लीजिए 5 सालों तक, एज्यूम कर लीजिए 5 सालों तक ही हो रहा है। मान लीजिए अपने घर को किराए पे चढ़ाया और आपको हर महीने मिल रही है 1000 रुपए की पेमेंट, और उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पूरे साल का रेंट सिर्फ आपको 1000 रुपए मिल रहा है, उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए 5% इंटरेस्ट रेट पे आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले साल के एंड में आपको मिला 1000 रुपए, से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो आपको 5 साल तक ऐसे 1000 रुपए मिले। तो आपने क्या किया कि पहले साल के एंड में जो 1000 रुपए था उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे दूसरे साल के एंड में 1000 रुपए मिला उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, ऐसे करके आपने इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमें फ्यूचर पेमेंट मिलने वाली, क्योंकि पहले साल का एंड है, दूसरे साल का एंड, ये सब क्या है, ये सारी मेरे फ्यूचर पेमेंट है, ये अभी आई नहीं, अभी आएंगे। तो जो फ्यूचर में हमें पैसा मिलने वाला है अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो वो हमें इस वाले फॉर्मूले में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब जो पेमेंट हमें अभी मिलेगी मंथ एंड में या ईयर एंड में, फ्यूचर में मिलेगी, उनकी हमें प्रेजेंट वैल्यू जाननी है। यानी ऐसे मान लीजिए कि कोई आपको बोलेगा कि ये घर खरीद लो, 10 साल बाद इस घर की वैल्यू है 1 करोड़। तो आप ये जानना चाहोगे ना कि जो वैल्यू 10 साल बाद 1 करोड़ है अभी उसकी कितनी वैल्यू है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। मतलब फ्यूचर तो वैल्यू हमें पता है, फ्यूचर में क्या मिल रहा है वो हमें मालूम है, बट उस फ्यूचर वैल्यू का अभी वैल्यू कितना है। जैसे फ्यूचर में 10 साल बाद
इस घर का कीमत है 1 करोड़, बट अभी उस घर का कीमत क्या है, तो वो अगर आप जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब जो चीज आपको फ्यूचर में मिलने वाली है उसका अभी वैल्यू कितना है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है तो एंड में ही आपको मिलेगी, मतलब ईयर एंड में मिलने वाली है, 5 सालों तक आपको ईयर एंड में मिलेगी, बट उसकी अभी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाएंगे। सेम वही वाला ट्रिक भी यहाँ पे सॉल्व किया फ्रेंड्स, सेम वही वाला ट्रिक है, कुछ इसमें आपको नया तो नहीं मिलेगा, सेम वही चीज है। आप लोग एक काम कीजिए, इस कंसेप्ट को मत देखिए, क्योंकि इसको कंसेप्ट को देखने में आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट, आप सीधे फॉर्मूले को याद कीजिए, वो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। पहला तो मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए कि कैसे काम कर रहा है मैंने आपको बता दिया, बट इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट, आप सीधे जो है इस फॉर्मूले को आप याद कीजिए, आपका काम इस पे हो जाएगा। ठीक है, एक और अच्छी चीज है, आपने देखिए ये वाला फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया होगा ना, तो जो फॉर्मूला आप लोगों ने अभी याद किया उस फॉर्मूले में बस एक चीज और आपको ऐड करनी है। देखिए f डिवाइडेड बाई आई 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला तो आपने याद किया ना। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू जानना है तो आप सेम फॉर्मूले को दोबारा लिख लीजिए, f 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, यहाँ पे ये जो चीज है 1 प्लस आई का पावर n, इसको दोबारा से लिख दीजिए, बस आपका फॉर्मूला बन गया। देखिए सेम वही फॉर्मूला ना, c 1 प्लस आर का पावर n, आर आप इंटरेस्टेड बोल लीजिए या आई एक ही बात है, 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये देखिए ये फॉर्मूला हमारा फ्यूचर वैल्यू का। तो आपको क्या करना है, जो आपने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला याद किया था उसी में आपको 1 प्लस आई का पावर n या 1 प्लस आर के पावर n से डिवाइड कर देना, आपका प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला भी बन जाएगा। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आप याद करेंगे तो आपका 2 बार काम हो जाएगा। जब आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है c डिवाइडेड बाय c 1 प्लस आई का पावर या r का पावर बोल लीजिए n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, ये फॉर्मूला था आपका फ्यूचर वैल्यू का। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू किसका, ऑर्डिनरी एन्युटी के फ्यूचर वैल्यू का, ये फॉर्मूला हमने याद किया था। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद करना है, सेम इसको लिख लीजिए दोबारा से, 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 बाय आर, सेम चीज आपने लिखी, और यहाँ पे आपको एक चीज और ऐड करनी है, वो है 1 प्लस आर का पावर n, बस ये चीज दोबारा ऐड हो जाएगी, बाकी सारी चीजें डिटो सेम रहेगी। ठीक है, c डिवाइडेड बाय r 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1, देखिए ये आपका फॉर्मूला बन चुका। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले वैल्यूज पुट की थी वैसे ही आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो सी कितना था, कैश फ्लो, कैश फ्लो था हमारा सेम वही 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, और कितने टाइम के लिए पूछा था, 5 साल के लिए पूछा था। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको एज इट इज पुट करनी है, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो सी कैश फ्लो कितना था फ्रेंड्स 1000, 1 प्लस आर, आर था आपका 5%, तो 5% सॉल्व करके आपका 0.05, तो 1 प्लस 0.05 का पावर n, n कितना था फ्रेंड्स, ये था 5 साल, माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, n यानी 5 इयर्स इंटू 1 प्लस आर का पावर n यानी 1 प्लस 0.5 का पावर 5, बस यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। 1000 इंटू 1 में आप 0.5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.05, 1.05 का पावर 5 माइनस n, और बाकी इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। तो पहले हमें जानना है 1.05 का पावर 5 कितना होता है, तो 1.05 का पावर 5 कैसे निकालेंगे, 1.05 इसका स्क्वायर इंटू 1.05। ठीक है, तो इसका पावर 5 हो जाएगा 1.27628, 4-5 डिजिट तक ले लिया, 1.27628 यहाँ तक ले लिया। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, ये है 1.05 का पावर 5 का, 1.27628, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.27628। तो 1.27628 में से अगर आप लोग 1 को माइनस करोगे, देखिए ये 2 बार है, एक तो ये है एक नीचे है, तो जो नीचे था उसके बदले हमने लिख दिया 1.27628, 0.05 एज इट इज है, इसका पावर 5 आया। 1.27628 में से अगर आप 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.27628 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 0.7628। अब आपको फिर से कैलकुलेटर में वैल्यूज को पुट करना है, तो हमें क्या चाहिए, 1000 इंटू 0.2768, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उसको हमें डिवाइड करना है किससे, 0.05 से, और जो भी वैल्यू मिलेगी उसको डिवाइड करना है 1.27628, तो हमें मिल जाएगा कितना, 4329.45। इसके साथ हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ चुका है, यानी जो हमें हजार रुपए मिलने वाले फ्यूचर में उसकी अभी वैल्यू कितनी है, 4329 है, क्योंकि अभी वैल्यू 4329 है और फ्यूचर में वो ज्यादा वैल्यू शो करेगा। ठीक है, जनरली प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से तो कम ही होगा ना, जैसे अभी आपके पास मान लीजिए 1000 है, फ्यूचर में इसकी वैल्यू जो है और कम हो जाएगी, मतलब फ्यूचर के 2000 की वैल्यू अभी के 1000 के बराबर, इस तरह से आप मान सकते हैं, मतलब फ्यूचर में जो वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा होगी। तो फ्यूचर में हमें हजार रुपए मिलने वाले हैं, उसकी अगर हम अभी वैल्यू देखें तो वो सिर्फ 4329 है, यानी आपको पहले साल के एंड में 1000 मिला, फिर दूसरे साल के एंड में, फिर तीसरे चौथे पांचवें उसको आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया
तो उन सभी की अभी की वैल्यू ले तो वो सिर्फ 4329.45 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये जो दूसरा न्यूमेरिकल था ये भी आपका कंप्लीट इसमें हो गया। इसमें मेन चीज ये नहीं है फ्रेंड्स कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मेन चीज ये है कि इसमें आपको लिखा नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑर्डिनरी एंटिटी है या एंटिटी ऐसे लिखा नहीं होगा। स्टेटमेंट ऐसा दिया होगा कि उससे हमें खुद समझना पड़ेगा कि ये क्या है, मतलब ये ऑर्डिनरी एंटिटी का केस है या एंटिटी ड्यू का है। तो ऑर्डिनरी एंटिटी का केस क्या होता है कि जहां पे पेमेंट एंड में मिलती है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस पढ़ के समझ के आपको पता करना है कि कौन सा केस है, क्या ये ऑर्डिनरी एंटिटी का केस है या एंटिटी ड्यू का है। तो बहुत कम चांस है कि आपको साफ साफ लिखा हुआ होगा कि ये ऑर्डिनरी एंटिटी है या एंटिटी ड्यू। आपको लाइन पढ़ के खुद से समझना होगा। तो जब लाइन में ऐसे लिखा होगा कि अ पर्सन इज गेटिंग पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज या 2000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो एंड आपने देखा ना, तो लास्ट में यानी एंड का मतलब है लास्ट में, तो ये वर्ड सुनते ही आपको पता लगा कि ये न्यूमेरिकल आपका ऑर्डिनरी एंटिटी का है। ठीक है, या फिर कोई सेंटेंस ऐसा होगा कि अ पर्सन इज गेटिंग पेमेंट ऑफ 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। तो जो आपने जो वर्ड देखा वो देखा आपने कीवर्ड बिगिनिंग, स्टार्टिंग में पेमेंट मिल रही है, तो ये वर्ड देख के आपने बोला कि अच्छा ये तो एंटिटी ड्यू का केस है। तो आपको साफ साफ लिखा हुआ नहीं होगा कि ऑर्डिनरी एंटिटी है या एंटिटी ड्यू है, आपको उसका सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर पेमेंट लास्ट में मिल रही है आपको तो ये ऑर्डिनरी एंटिटी का केस है, पेमेंट अगर बिगिनिंग में मिल रही है तो एंटिटी ड्यू का केस है। फिर अगर अगली चीज हमें ये भी नहीं लिखा होगा कि हमें मतलब कैसे पता लगेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी एंटिटी में दो चीजें, एक है प्रेजेंट वैल्यू, एक है फ्यूचर वैल्यू। सेम ऐसी एंटिटी ड्यू में भी दो चीजें हैं फ्रेंड्स, एक है प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला पुट करना है। जैसे अभी हमने दो फॉर्मूले देखे, एक प्रेजेंट वैल्यू का और एक फ्यूचर वैल्यू का, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला हमें पुट करना है। तो अगर आपसे लाइन में बोला गया होगा कि अ पर्सन इज, एक लाइन बनाते हैं, अ पर्सन इज गेटिंग, ठीक है, अ पर्सन इज गेटिंग पेमेंट ऑफ कितना, 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, कितने सालों तक, फॉर 10 ईयर्स, मान लीजिए 10 साल बोल दिया, फॉर 10 ईयर्स। फिर उसके आगे बोला कैलकुलेट इट्स फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स। तो देखिए पहली चीज उसको जो 10,000 मिल रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मिल रहे हैं, तो एंड में मिल रहा है, तो ये आपका एंटिटी सॉरी ऑर्डिनरी एंटिटी का केस हो गया। ठीक है, एक बात यहां से हमें पता लगी, ये हो गया ऑर्डिनरी एंटिटी का केस। फिर इसमें बोला है कि हमें इसकी फ्यूचर कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू और कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स। फ्यूचर वर्ड ना भी दिया हो तो बोला है कि कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी। तो आफ्टर देख के या फ्यूचर इस तरह का वर्ड दिया हो सकता है, बट जनरली नहीं भी दिया है तो आपको ये वर्ड की 10 साल के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी। तो 10 साल के बाद वैल्यू पूछा तो नॉर्मल सी बात है, ये फ्यूचर वैल्यू की ही बात कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या है, वो है सी 1 प्लस आई का पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ये वाला फॉर्मूला को लगाना है। ठीक है, ये आपका फ्यूचर वैल्यू। और अगर मान लीजिए बोलता कि व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इस फ्यूचर पेमेंट, जो फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, व्हाट इज इट्स वैल्यू नाउ, या प्रेजेंट वैल्यू ना लिख के नाउ ऐसे बोल दे, नाउ मतलब अभी का वैल्यू बताइए। तो उस केस में आपको प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला याद करना है। प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या है, डिट्टो कॉपी आपको फ्यूचर वैल्यू की लिखनी, पहले फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना 1 प्लस आई का पावर एन, इसको दोबारा लिख देंगे। ठीक है, ये दो बार लिख देंगे, बस ये आपके प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको तीन वैल्यूज पुट करनी है, कैश फ्लो कितना हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कितना है और कितना टेन्योर की बात कर रहे हैं, कितने साल के लिए हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो आपका एन का वैल्यू इसमें हो जाएगा। तो जो भी एन दिया है, आई दिया है यानी इंटरेस्ट रेट, सी यानी कैश फ्लो, उन तीनों की वैल्यू पुट करनी है और आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये दो केस यहाँ पे हो चुके हैं फ्रेंड्स। तीसरा केस है, अब हमने ऑर्डिनरी एन्युटी के दोनों केस के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल देखा है। अब हम आ जाएंगे एंटी ड्यू। एनएटी ड्यू का मतलब क्या होता है, जब पेमेंट स्टार्टिंग में हमें मिलती है तो उसको हम एनएटी ड्यू बोलते हैं। तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक अगले न्यूमेरिकल में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्या कंसेप्ट है। ठीक है, जो कंसेप्ट है इसको ज्यादा, एक कंसेप्ट मैंने आपको शुरू में बताया तो सेम उसी टाइप के कंसेप्ट है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाला। अगर आप चाहे तो मैं एक कंसेप्ट आपको बता सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको समझाने में बहुत डिफिकल्टी है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, और न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल ही है इसका। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल 3, 1,000 रुपए का पेमेंट है, इज मेड एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड रेदर देन एंड। तो सेम वही है कि इंटरेस्ट रेट आपका 5% ही है। तो अब क्या करते हैं कि आपको पेमेंट स्टार्टिंग में मिल रही है, पहले क्या हो रहा था कि साल खत्म हो रहा था उसके बाद आपको 1,000 रुपए मिल रहे थे। अब क्या बोला है कि साल शुरू हो रहा है, मतलब आपके जैसे पहले आपके जो किराएदार है वो क्या करते थे, पूरा साल खत्म होके साल भर का 1,000 रुपए आपको देते थे। अभी किराएदार के लिए आपने रूल चेंज किया है कि नहीं, पहले आपको पेमेंट करनी है,
तो जैसे ही किराएदार घर पे आएगा वैसे आपको एडवांस पूरे साल का किराया स्टार्टिंग में ले लें। तो आपने 1000 रुपये लिया, फिर दूसरे साल का किराया स्टार्टिंग में आपने लिया, तो बिगिनिंग में पेमेंट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, टाइम वही है, 0 मतलब अभी नाउ। तो अभी जैसे मकान मालिक मकान में किराएदार आया तो आपने उससे 1000 रुपये लिए और उस 1000 रुपये को आपने 5% के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपने काम किया। तो फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर n। ठीक है, तो अभी आपको पेमेंट कितनी मिली, 1000 रुपये की। आर मतलब वही 5% का आपने इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, तो 5% यानी 0.05। अब हमें n बताना है, n कितना होगा। देखिए 5 साल के तक हमें बताना है। ठीक है, तो अभी आपने 1000 रुपये लिए, तो वो मार्केट में कितने साल तक, कितने साल, 5 साल के एंड में हमें बताना है इसका फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो वो कितने साल तक मार्केट में रहेगा। तो अभी आपको 1000 रुपये मिले, तो आपने 1 2 3 4 5, आप पूरे 5 साल के लिए इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो n का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो जो पैसा आपको अभी मिला 1000 रुपये, उसको आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, इसीलिए इसका वैल्यू 5 है। बट हम 5 साल के लिए क्यों कर सकते हैं, पहले जो हमने किया था वहां तो 4 साल था, ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए था फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था कि जो पेमेंट है वो स्टार्टिंग में आ रही थी। पेमेंट क्या आ रही थी, स्टार्टिंग में आ रही थी, सॉरी पेमेंट वहां पे एंड में आ रही थी। जो हमने पहले देखा था ना केस ऑर्डनरी एन्युटी का, तो वहां एंड में आ रही थी। तो उसमें क्या रहा था कि पहला साल खत्म होने के बाद तब आपको पेमेंट मिल रही थी। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 4 ही साल के लिए मार्केट में हमारा पैसा था, तो 4 ही साल हमने एन का वैल्यू पुट किया। बट इस केस में क्या हो रहा है कि किराएदार ने एंटर करते ही घर में किराया दे दिया, एडवांस में स्टार्टिंग में दे दिया। ठीक है, जिसकी वजह से हमें अभी पैसा मिला, फिर पहला साल का एंड, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसलिए 5 साल का हमें यहाँ पे टाइम मिल गया। तो वही चीज सेम 1000 1 प्लस आर, जो कि आपका 5% यानी 0.05। 1 में अगर आप 0.05 को ऐड करेंगे तो यह जगह 1.05, और n के बदले हम लोग लिखेंगे 5 साल। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर ऐसे सेकेंड ईयर के पहला साल खत्म हुआ, फिर दूसरा साल मतलब पहला साल के, ये तो स्टार्टिंग का पेमेंट हो गया। ठीक है, फिर जब दूसरा साल की बात आई, मतलब दूसरे साल के लिए जब आप किराए पर होगे, तो उसकी पेमेंट आप कब कर दोगे, अभी कर दोगे एडवांस में। ठीक है, तो दूसरा साल शुरू नहीं हुआ, पर आपने पहले साल का खत्म होने के बाद ये जो 1000 रुपये, ये तो आपका पहला साल का हो गया। तो जो दूसरे साल आप घर पे रहने जा रहे हो, उसको आप एडवांस में 1000 रुपये पे कर दोगे। तो वो कितने साल तक मार्केट में रहेगा, 2 3 4 5, तो वो 4 साल तक मार्केट में रहेगा। ठीक है, तो जो पेमेंट आपको पहले साल के एंड बोल लीजिए या दूसरे साल की बिगिनिंग में मिलेगा, तो वो 2 3 4 5, क्योंकि दूसरे साल का बिगिनिंग है, मान लीजिए जनवरी है, और पहला साल मान लीजिए आपका था 2001, फिर अभी आ गया 2002। तो जनवरी 2002 में जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो पूरे 2002 के एंड तक कर रहे हैं, फिर अगली पेमेंट होगी जनवरी 2003 में। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, बिगिनिंग में कर रहे हैं। तो जो पैसा आपको पहले साल मिलने, पहले स्टार्टिंग में इमीडिएटली मिला, तो वो तो आपने पहले साल के लिए लगाया, वो पहले साल का किराया था। फिर दूसरे साल का किराया आपको दूसरे साल की स्टार्टिंग में मिलेगा, तो मार्केट में कितने टाइम तक रहेगा, तो 2 3 4 5, वो 4 साल तक रहेगा। तो सेम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। फिर तीसरे साल जो मिलेगा पैसा, वो कब होगा, वो दूसरे साल खत्म होने के बाद तीसरे साल की स्टार्टिंग में जो पेमेंट मिलेगी, तो वो 3 4 5, वो 3 साल के लिए रहेगा। ऐसे ही चौथे साल का 2 हो जाएगा, लास्ट का 1 हो जाएगा। तो जो लास्ट में जो पेमेंट मिलेगा, मतलब जो 5वें साल का पेमेंट मिलेगा, तो 5वें साल की स्टार्टिंग में मिलेगा, और 5वां साल एंड हो जाएगा, तो 1 साल के लिए उसको मार्केट में लगा सकते हैं। तो मेन चीज पता है क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको बस समझना है कि वो मार्केट में कितने साल तक के लिए रहेगा। ठीक है, इसको आप टाइम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए 5 साल है, तो 5 साल को ऐसे ले लेते हैं, 2001 2002 2003 4 और 5 हो गए यहाँ पे हमारे 5 साल। ठीक है, तो किराएदार आता है मान लीजिए जनवरी महीने में 2001 में, जनवरी महीने में मान लीजिए पहली जनवरी है, पहली जनवरी 2001 में किराएदार आता है और वो बोलता है कि मुझे आपका घर चाहिए किराए के लिए। तो आप बोलते हैं पूरे साल का 1000 रुपये किराया। तो उसने क्या किया, आपको 1000 रुपये दे दिए। तो 1 जनवरी 2001 में आपके पास 1000 रुपये आ चुके होंगे, तो वो 1000 रुपये आप मार्केट में लगाएंगे। तो कितने साल तक मार्केट में लगाएंगे, क्योंकि हमें तो बोला है कि 5 साल बाद डेटा बताना है, 5 साल बाद उसका फ्यूचर वैल्यू बताना है। तो देखिए 1 जनवरी 2001 में आपके पास 1000 रुपये आ चुके, तो 2001 का पूरा साल, फिर 2 3 4 5, तो इस टाइम पे जो टेन्योर है वो हो जाएगा 5 साल। ठीक है, फिर पहला साल खत्म, फिर 1 जनवरी 2002 में आपको फिर 1000 और मिलेंगे। वो किसका है, वो 2002, जो अगले साल वो आपके घर किराए में रह रहा है, तो उसका एडवांस पेमेंट आपको 1 जनवरी 2002 में देके जाएगा। कितना, 1000 रुपये। तो वो 1000 रुपये मार्केट में कितने साल के लिए रहेंगे, तो देखिए एक तो 2002 की जनवरी में देके जा रहा है, तो 2002 का पूरा साल 1 हो जाएगा, फिर 3 4 5, तो 4 साल तक वो मार्केट में रहेगा, तो एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। फिर तीसरी पेमेंट आपको मिलेगी 1 जनवरी 2003। तो ये जो 2003 आप इस साल आप रहेंगे, तो उसका पूरा एडवांस का किराया आपको मिलेगा 1 जनवरी 2003 में, तब आपको फिर से 1000 रुपये मिलेंगे। तो ये 1000 रुपये आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जनवरी 2003 में आपको 1000 रुपये मिल चुके, तो 2003 4 5, तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
और अगली पेमेंट आपको मिलेगी 1 जनवरी 2004। तो 2004 वाला जो पूरा साल होगा उसका एडवांस पेमेंट वो पहले से आपको पहली तारीख को करेगा। तो 1 जनवरी 2004 में आपको फिर से 1000 रुपये मिलेंगे। तो मार्केट में वो कितने साल तक रहेंगे? तो 2004 वाला पूरा साल और 2005, तो 2 साल तक वो मार्केट में रहेगा। फिर लास्ट 1 जनवरी 2005 में वो अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, मतलब लास्ट 2005वें साल यानी उसके 5वें साल का जो किराया है एडवांस का वो 1 जनवरी 2005 में आपको देगा। फिर आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो वो कितने साल तक आप रखोगे? तो 2005 के एंड में तो आपको बताना डेटा, तो 1 जनवरी 2005 की जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो ये एक ही साल आपका रहेगा। तो इसीलिए देखिए 5 4 3 2 1 यही वाला सीक्वेंस यहाँ पे आ रहा था। देखिए पहले वाला जो पेमेंट मिली वो 5 साल के लिए था, फिर जो दूसरी पेमेंट मिली वो 4 साल के लिए, फिर अगली पेमेंट जो मिली 3, फिर 4 और फिर 5, 3 के बाद 2 और 1, इसलिए आपका जो नंबर है वो इस तरह से रिड्यूस हो रहा है, 5 4 3 2 1। आई होप आपको इसको देख के डेट के साथ और मैंने आपको मंथ के साथ बताया तो इससे आपको एन का आइडिया लगा होगा कि पहली वाली जो पेमेंट मिली है वो 5 साल के लिए है, फिर दूसरी वाली पेमेंट 4 साल के लिए, तीसरी वाली पेमेंट 3 साल के लिए, चौथी जो पेमेंट मिली वो 2 साल के लिए और लास्ट जो पेमेंट मिली वो 1 साल के लिए। तो इस तरह से आपको यही कैलकुलेशन उन्होंने की। फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं P1 प्लस आर का पावर n। आर आपका सेम रहेगा 1.05, सिर्फ n का वैल्यू चेंज हो रहा है। देखिए 1000 सेम है, 1.05 भी सेम है, सिर्फ n का वैल्यू चेंज हो रहा है। और n का वैल्यू चेंज क्यों हो रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको फ्रेंड्स ये वाला एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसमें आपको आइडिया लगा होगा। फिर इसको बस सॉल्व करके सबको ऐड करना है, तो ये 5801.92 आ जाएगा। तो ये एनएटी ड्यू के केस में फ्यूचर वैल्यू इसमें हो जाएगा। तो इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि पेमेंट शुरू में मिल रही है एंड में मिल रही है, क्योंकि अगर शुरू में मिल रही है तो पूरा साल ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आपको जनवरी में पेमेंट मिल रही है कि आपको दिसंबर में पेमेंट मिल रही है, तो यहाँ पे पूरे 1 साल का फर्क आ जाएगा। अगर आप एडवांस में जनवरी में पेमेंट ले रहे हैं तो जनवरी से दिसंबर तक आप पूरे साल उसको 1 साल उसको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप साल खत्म होने के बाद अगर आप पेमेंट ले रहे हो तो वो साल तो आपको वैसे ही गया। तो जिसको एडवांस में पेमेंट मिलता है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये वाला एक्सप्लेन करके आपको आंसर बताया कि कैसे 5801.92 है। अब हम फॉर्मूले से करते हैं। हमें एनएटी ड्यू के केस में फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C बाई आई 1 प्लस आर के पावर n माइनस 1। देखिए आपको याद होगा, आपने फॉर्मूला याद किया होगा ऑर्डिनरी एनएटी का फ्यूचर वैल्यू। कब हमने देखा था फ्रेंड्स? ये हमारा पहला फॉर्मूला था। अगर आप चाहे तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे था ये। पहले हम फॉर्मूला लिखते फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। तो फॉर्मूला था आपका C 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 बाई आई, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला था। देखिए ये था जब हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी निकाला था, ठीक है। ये वाला C बाई आई 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू के लिए भी आपको सेम इसी फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। तो हमने वही काम किया। हमें इस बार हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इस बार हम ऑर्डिनरी एन्युटी कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी इस बार हम एन्युटी ड्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एन्युटी ड्यू यानी जहां स्टार्टिंग पेमेंट होती है, तो उसका फ्यूचर वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? जो आपका ऑर्डिनरी एन्युटी है उसी के फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे इनटू 1 प्लस आई। बस इसमें आपको एक चीज मल्टीप्लाई करनी है, 1 प्लस आई, ये है ना 1 प्लस आई का पावर n है, लेकिन हमें सिर्फ 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए C 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 बाय, तो ये तो आपके ये फॉर्मूला किसका है फ्रेंड्स? ये आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है। तो अगर हमें एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो हमने ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लिखा है उसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हमारा आंसर इसमें, हमारा जो फॉर्मूला हमारा रेडी हो जाएगा। तो C के बदले हम 1000 पुट करेंगे। 1 प्लस आई कितना आपका 0.05 यानी 5%, n कितना है 5 साल के लिए माइनस 1 बाई आई यानी 0.05 और 1 प्लस 0.05। सिर्फ इसको आपको सॉल्व करना है कैलकुलेटर में वैल्यूज लेके और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1.05 का पावर 5 कितना था? तो 1.05 का पावर 5 था आपका 1.27628, ठीक है। 1.27628 में से हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे 1 को, तो ये आ जाएगा। लिख लेते हैं इसको फ्रेंड्स, ये आपका 1000 एज इट इज है। 1.27628 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 1.05, ठीक है। ये अब हम इसको सॉल्व करना है। तो 1000 एक में से अगर आप 1.27628 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.27628 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.05। अब हम कैलकुलेटर में सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो 1000 इंटू 0.27628 इंटू 1.05, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे 0.05 से, तो ये हमें मिलेगा 5801.88, 5801.91, 88.91.03 बहुत
ये राउंड ऑफ की वजह से ही डिफरेंस है। तो 5801 अगर हम लेना चाहें तो ये हमें 5801 मिल चुका है। और हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया था वो भी कितना था 5801.92। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है आपका, सेम है। 58 सिर्फ 0.003 या 0.004 का डिफरेंस है, पर जो मेन आंसर है 5801 सेम यहाँ पे भी आ रहा है, और जो हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया वो भी आपका 5801 ही आ रहा है। तो इसके साथ आपका ये जो कैलकुलेशन हमारे दोनों तरीके से हो चुके हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, थ्योरी बताई कि कैसे ये कैलकुलेट होता है, कैसे काम करता है, बट एग्जाम में आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये किया है। ये सब आपको नहीं करना, सिर्फ ये सिंपल सा फॉर्मुला याद करके जाइए, वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर आपका एक नंबर से ज्यादा नहीं पूछेंगे, सो इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपका लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लास्ट वाला क्या है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एन्युटी ड्यू। तो अभी हमने एन्युटी ड्यू के केस में दो चीजें थी, एक था हमारा एन्युटी ड्यू के केस में दो चीजें थी, एक तो था फ्यूचर वैल्यू, एक है प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का हम फॉर्मुला सॉल्व कर चुके हैं, अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो भी हमें फ्यूचर में पेमेंट मिलने वाली है। एन्युटी ड्यू का मतलब है कि हमें पेमेंट मिलने वाली है स्टार्टिंग में, मतलब साल की स्टार्टिंग में, साल शुरू नहीं हुआ, किराएदार ने भी रहना शुरू नहीं किया, वो एडवांस में पेमेंट दे रहा है। तो एन्युटी ड्यू का मतलब हमें स्टार्टिंग में पेमेंट मिलने वाली है, और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि जो हमें पेमेंट मिलेगी, मान लीजिए पहले साल की स्टार्टिंग, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे और पांचवें साल की स्टार्टिंग में जो हमें पेमेंट मिलेगी उसकी अभी वैल्यू क्या है। क्योंकि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, ये तो हमारी फ्यूचर पेमेंट है ना। तो जो फ्यूचर पेमेंट हमें स्टार्टिंग में मिलने वाली है, साल की स्टार्टिंग में मिलने वाली है, उसका अभी वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए दूसरे साल की स्टार्टिंग में कुछ मिलेगा, तीसरे साल, चौथे और पांचवें साल की स्टार्टिंग में जो कुछ भी मिलेगा उसका अभी का वैल्यू क्या है, अभी उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए घर को किराए पे चढ़ाया, तो पहले साल में आपको 1000 रुपए मिलेंगे शुरू में, दूसरे साल भी मिलेंगे 1000 रुपए शुरू में, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचों साल तक आपको 1000 रुपए शुरू में मिलेंगे, स्टार्टिंग में मिलेंगे। बट उन पांचों साल का जो फ्यूचर में आपको पेमेंट मिलने वाला है शुरू में, उसका अभी वैल्यू क्या है, उसका अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो वो हमें इस फॉर्मूले में सॉल्व करना है। तो मेन चीज देखा जाए तो सेम है, बस डिफरेंस है स्टार्टिंग में या एंड में। तो पहले हमने जो प्रेजेंट वैल्यू सॉल्व किया था ऑर्डिनरी एन्युटी, तो वहां पे कंसेप्ट था कि जो भी पेमेंट हमें मंथ एंड में मिलने वाली है या साल के एंड में मिलने वाली है 5 सालों तक, फ्यूचर में मिलेगी अभी नहीं, तो फ्यूचर में मिलने वाली पेमेंट जो हमें हर साल के एंड में मिलेगी 5 साल तक, उसकी अभी वैल्यू क्या है, तो वो था आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का मतलब, एन्युटी ड्यू, ये ड्यू मतलब वर्ड सुनते आप समझ लीजिए, ड्यू मतलब देना, स्टार्टिंग में देना, पैसा स्टार्टिंग में मांगा जा रहा है। तो जहां पैसा स्टार्टिंग में मांगा जाएगा, फ्यूचर में भी होगा ना ऐसा कि 5 साल तक, मतलब पहले साल की स्टार्टिंग, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें साल की स्टार्टिंग में जो भी पैसा होगा उसकी अभी वैल्यू क्या है। ठीक है, उसकी अभी वैल्यू क्या है, तो वो हमें प्रेजेंट वैल्यू के तौर पे सॉल्व करना है, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2001, ऐसी 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो अभी चल रहा है 2001 का जनवरी, अभी क्या चल रहा है, जनवरी 2001। तो एक पेमेंट आपको अभी मिलेगी, एक 2002 की जनवरी में मिलेगी, एक 2003 की जनवरी, एक 2004 की जनवरी और 2005 की। तो जो पेमेंट हमें 5 साल तक मिलने वाली शुरू में, उसकी अभी वैल्यू क्या है। जो पेमेंट हमें फ्यूचर, ये तो सारी क्या है, फ्यूचर पेमेंट, अगर हम अभी से कंपेयर करें तो ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर में जो हमें स्टार्टिंग में पेमेंट मिलेगा उसका अभी वैल्यू क्या है, तो वो हमें इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, वही आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मुला याद करना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो फॉर्मुला क्या है आपका, आपने वो फॉर्मुला याद किया था ना फ्रेंड्स, इससे पहले देखिए आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मुला याद किया था ना, तो वहां पे आप बस 1 + r लगा दीजिए, फॉर्मुला आपका सेम है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या था आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का, देख लेते हैं यहाँ पे। आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मुला था c 1 + i का पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r 1 + r का पावर n। सेम यही फॉर्मुला ना, इस फॉर्मुले को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे 1 + r से, आपका आंसर आ जाएगा। किससे करना है, 1 + r से करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो आप एक काम कीजिए, आपको 4 फॉर्मुले नहीं याद करना, आपको बस एक फॉर्मुला याद करना है। एक फॉर्मुले के ही बेसिस पे आप चारों फॉर्मुले याद कर सकते हैं। चलिए ट्रिक समझते हैं कि क्या ट्रिक है, कि एक फॉर्मुले को याद करके हमारे 4 फॉर्मुले वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मुलों की ट्रिक समझते हैं। हमें देखिए दो चीज हमारे पास, एक है हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी, एक खाली स्पेस पे इसको लेके सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स थोड़ा। एक है आपका ऑर्डिनरी एन्युटी, चलिए यहाँ पे इसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए दो केस हमारा, एक है ऑर्डिनरी एन्युटी और दूसरा केस हमारा एन्युटी ड्यू। ठीक है, इसमें भी दो फॉर्मुले, एक है इसका फ्यूचर वैल्यू और एक है इसका प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें भी दो फॉर्मुले, एक है आपका फ्यूचर वैल्यू और दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है,
ड्यू, ये जो वर्ड है ना आपका ड्यू, ड्यू मतलब स्टार्टिंग में दो, इसको ऐसे पढ़ना, ड्यू मतलब दो, कोई पैसा मांग रहा है तो मतलब आप घर पे गए नहीं, आपने अपना सामान शिफ्ट नहीं किया, मकान मालिक बोल रहा है पहले से पैसा दो, तो ये वाला ड्यू है, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में पैसा मांग रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल लोग है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं चलिए कोई नहीं, महीना पूरा हो जाने दीजिए उसके बाद आप पेमेंट देना, तो ये आराम से एंड में बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब है एंड में पेमेंट कर देना, पहले रह लो, साल भर रह लो, फिर साल भर का किराया दे देना, या मंथ पूरा महीना कंप्लीट करो फिर किराया देना, ठीक है। तो वो आपका ऑर्डिनरी एन्युटी है। और एन्युटी ड्यू मतलब स्टार्टिंग में, जो आपके मोबाइल होते हैं ना पोस्ट पेड, पोस्ट पेड क्या, पूरे महीने का बिल आपका आ जाएगा। या इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है, पहले आप क्या करते हैं, पूरा खर्चा करते हैं फिर आपको बिल देना होता है, तो वो सारे आपके ऑर्डिनरी एन्युटी के एग्जांपल हो गए। एन्युटी ड्यू मतलब एडवांस में आप कहाँ पे करते हैं, प्रीपेड वाले मोबाइल होते हैं ना, जहाँ पहले से आप पैसा देते हो, जैसे आप 3 महीने का रिचार्ज कराते हो फिर आप उसको यूज करते हो, तो जो प्रीपेड कनेक्शन है वो आपका एन्युटी ड्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 4 फॉर्मूले याद करने हैं, तो आप एक काम कीजिए, 4 में से सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बस एक फॉर्मूला याद करना है, इसके बेसिस पे छोटा मोटा एडजस्टमेंट करके बाकी 3 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था फ्रेंड्स कि आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं, बट अभी आपके लिए एक डिस्काउंट है, आपको 4 फॉर्मूले नहीं, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना और छोटी मोटी एडजस्टमेंट आपको याद करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले हम समझेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। फॉर्मूला है सी 1 प्लस आई बोल लीजिए, आर बोल लीजिए, एक ही बात है तो हम आर ही लिखते हैं, 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला है, ये है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अगला फॉर्मूला क्या है, अब हमें इसका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जानना है, तो फॉर्मूला हो गया सी 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 बाय आर। और आप एक काम कीजिए कि ये जो है ना 1 प्लस आर का पावर n, इसी का डुप्लीकेट नीचे लिख दीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, दूसरा फॉर्मूला भी, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला। अब हमें इसका फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू जानना है, तो इसका फ्यूचर वैल्यू और इसका प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं है, जो भी इसका वैल्यू आपने याद किया उसमें 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है, अगर हमें जानना है एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, पहले इस फॉर्मूले को एज इट इज लिख देंगे, जो ये फॉर्मूला है ना इसको सेम लिख देंगे दोबारा से। फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे सी 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, तो जो भी वैल्यू आई है इंटू 1 प्लस आर कर दीजिए। सेम इस वाले फॉर्मूले को लिख दीजिए, सी ये वाला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस आर का पावर n, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस आर से, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट मिल चुका है फ्रेंड्स। आपका जो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, उस केस में आपको कुछ नहीं करना, बस आपने जो ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला याद किया उसको 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर देना, जो फॉर्मूला डिट्टो फॉर्मूले को सेम लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस आर से। सेम ऐसी फ्यूचर वैल्यू के केस में और सेम ऐसी पास वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के केस में, ठीक है। तो इस तरह से आपके 4 फॉर्मूले यहाँ पे आपको याद हो चुके होंगे, और मुझे भी ये याद हो चुके हैं, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना है। एक फॉर्मूला तो आई होप आप लोग याद कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, सी 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 बाय आर। देखिए ये आपका पहला फॉर्मूला है। जो हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू है, तो फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, वो था आपका सी 1 प्लस आई बोल लीजिए, आर बोल लीजिए, एक ही चीज है फ्रेंड्स, सी 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 बाय आई या आर। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो चुका है। फिर आपका दूसरा फॉर्मूला था आपका इसका प्रेजेंट वैल्यू का, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला हमने ये देखा था, सी 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 बाय आर 1 प्लस आर का पावर n। देखिए यही फॉर्मूला है, सी 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस आर का पावर n। तीसरा फॉर्मूला जो हमने देखा था एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको एन्युटी ड्यू का जानना है, तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू आपका एन्युटी ड्यू है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है आपको वही लिखना है। पहले हम फ्यूचर वैल्यू देखेंगे, सॉरी इसका पहले हम एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू देखेंगे, तो उसका फॉर्मूला है सी बाई आर, सी बाई आई 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1, और 1 प्लस आई या 1 प्लस आर आप बोल लीजिए, तो सेम वही चीज लिखिए। देखिए जस्ट 1 प्लस आर या 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई होगा, सेम वही चीज है, सी 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 बाई आई या आर। और अगर हम इसका प्रेजेंट वैल्यू जाना चाह रहे हैं, तो जो हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद किया था उसमें 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आपका आंसर हो जाएगा। तो जनरली इन्होंने क्या किया कि जो फ्यूचर वैल्यू वहां पे आर के बदले आई यूज किया, और जो मतलब जो फ्यूचर वैल्यू वहां पे इंटरेस्ट रेट को इन्होंने आई बताया, और जो प्रेजेंट वैल्यू वहां पे इन्होंने आर ऐसे करके बताया। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट आप उसको आर बोल लीजिए, आई बोल लीजिए, वो ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बताई है, इससे आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा आई होप। और आपको क्या करना है, ये 4 फॉर्मूले बिल्कुल याद करके जाने हैं, और ये जो ट्रिक था कि कैसे कैसे ये जो टेबल है ये आपको नहीं याद करना, ये आप स्किप कर दीजिए। ये सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, बट इसको आपको ज्यादा परेशान इसके लिए नहीं आपको होना, ठीक है। सिर्फ आप इन 4 फॉर्मूलों को याद कीजिए,
आर आपका इंटरेस्ट रेट है, टी टेन्योर है, सी कितना कैश फ्लो मिल रहा है। बस ये 3 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूले में पुट कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डनरी एन्युटी का पता लगेगा जब एंड की बात होगा कि पेमेंट एंड में मिल रहा है। एन्युटी ड्यू का कैसे पता लगेगा, पेमेंट बिगनिंग में मिल रहा है। फ्यूचर वैल्यू का कैसे पता लगेगा, बोला जाएगा कि आफ्टर 5 years कैलकुलेट इट्स वैल्यू, तो 5 साल बाद वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मतलब फ्यूचर वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। या व्हाट इज इट्स वैल्यू नाउ, अभी इसकी क्या वैल्यू है, तो अभी पूछ रहा है तो उसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रहा है। तो जब भी फ्यूचर की कोई पेमेंट की बात करेगा तो उस समय आइडिया लगेगा कि फ्यूचर की बात कर रहा है या प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, इसके साथ जो है ये आपका हो चुका है कंप्लीट। और लास्ट में इन्होंने वही किया, बस वैल्यू को पुट किया, जो आपका एनईटी ड्यू का फॉर्मूला था ना, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। सी 1 + आर, आपका आर तो है 0.05, एन है आपका 5, सी आपका 1000 है। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रही, सेम है, बस वैल्यूज आपको पुट करनी है। सिर्फ कैलकुलेटर में लेके 1.05 का पावर 5, 1.27 कुछ रहता है 628, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.2762 आएगा। 0.05 को अगर आप 1.2762 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.05। सिर्फ कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर इसमें हो जाएगा। इसके साथ आपके जो पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। रीपेमेंट ऑफ डेब्ट को हम अगले वाले पार्ट यानी पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपका काफी लंबा हो चुका है, बट इसमें हमने 4 टाइप के न्यूमेरिकल समझे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और 4 फॉर्मूले भी हमने देखे, उसको याद करने की ट्रिक भी हमने देखी। ये ट्रिक आपको याद करनी है। ये टेबल भले ही आपको याद ना हो, ये कंसेप्ट ज्यादा याद ना हो, बस आप फॉर्मूले को याद कीजिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट इसमें होने वाला है। Okay friends, thank you so much for watching this video.